नमस्कार, एडुटेक पाठशाला की सुपरफास्ट रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास विज्ञान विषय पर है और ये मात्र 2 घंटे में पूरा रिवीजन करवा देगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदुओं को छूने के साथ साथ सिलेबस के हर बिंदु को शामिल किया गया है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते आरबीसी बोर्ड एग्ज़ाम को अभी स्थगित किया गया है, लेकिन एग्ज़ाम जब भी होगा तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस सुपरफास्ट सीरीज़ क्लास को लेकर आपके जो भी व्यूज़ हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये क्लास। सबसे पहले हम देख रहे हैं अध्याय 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ये 5 मार्क्स का है और देखते हैं इसके बिंदु। नारू रोग या बाला रोग जो है वो किससे होता है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस ये जो कृमि है, ये एक प्रकार का कृमि है, इसके द्वारा नारू रोग या बाला रोग होता है। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर जो है ये 120/80 यानी 120 जो है सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 जो है डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इसका मापन किससे किया जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसका नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर, इसको हिंदी में कहते हैं रक्तचाप मापी। तो ये आंसर हमें लिखना है। तंबाकू इसको कहते हैं, इसके अंदर तंबाकू के अंदर निकोटीन है, ये एक प्रकार का एल्कोलॉइड होता है। तो अक्सर पूछा जाता है कि निकोटीन है ये किस में पाया जाता है या फिर तंबाकू में कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है? LSD, इसका पूरा नाम पूछा जाता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है LSD का? तो लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। इसको याद करें इस तरह से, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये एक प्रकार का रोग है। ये कैसे होता है? ये गुटखा या तंबाकू खाने से ये रोग फैलता है। और कहाँ होता है? जबड़े की मांसपेशियाँ कठोर हो जाती है, जबड़ा कम खुलता है। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन कहते किसको हैं? तो भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व उचित अनुपात, उचित मात्रा भी हो और उसका उचित अनुपात भी हो, तो उसको कहते हैं संतुलित भोजन। कुपोषण जो है तो ये एक प्रकार का अभाव जन्य रोग है, यानी कि जो पोषक तत्व है उनके अभाव के कारण उत्पन्न होने वाला है। तो ये क्या होता है? वह स्थिति जिसमें लंबे समय तक भोजन में किसी एक या अधिक तत्वों की कमी रहे तथा जिसका कुप्रभाव शरीर पर होता है, तो इसको कहते हैं कुपोषण। अब विटामिन और उसके कुपोषण के कारण होने वाला रोग और उसके लक्षण क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो विटामिन है रेटिनॉल, विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, और इससे रोग कौन सा होता है? रतौंधी। इसमें लक्षण ये है कि रात में दिखाई नहीं देता है। B1 जिसको कहते हैं थाइमिन, बेरी रोग होता है इससे, और मांसपेशियाँ और तंत्रिका तंत्र जो है ये कम काम करते हैं। और B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं इसको, B2 को, और इससे जो रोग होता है उसको कहते हैं राइबोफ्लेवोनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस। और इसमें इस रोग के अंतर्गत क्या होता है? मुख के किनारे व होंठ है वो फट जाते हैं। C इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इससे रोग होता है स्कर्वी और मसूड़ों में खून आना इसका लक्षण है। विटामिन D जो है इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स रोग होता है इससे। इसमें लक्षण क्या है? पैरों की हड्डियां जो मुड़ना होता है या चटकना, ये हो जाते हैं रिकेट्स के अंतर्गत। विटामिन B3 इसको कहते हैं नियासिन, इससे पेलेग्रा रोग होता है इसकी कमी से, और जीभ व त्वचा में पपड़ियाँ पड़ना इसका लक्षण है। फिर खनिज जो है, तत्व जो है, उसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं ये पूछा जाता है काफ़ी बार। तो सोडियम जिसको Na से डिनोट करते हैं, और इसकी कमी से होने वाला रोग है मांसपेशी के संकुचन में कमी आना। इसी प्रकार पोटेशियम है इसके जस्ट विपरीत, इसके कारण भी मांसपेशियां संकुचन में कमी आती है। कैल्शियम जिसको Ca से डिनोट करते हैं, विटामिन D की कमी से होता है ये कैल्शियम जो है, और हड्डियां कमज़ोर हो जाती है कैल्शियम की कमी से। P जो फॉस्फोरस से रिलेटेड है, इसमें हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं और हड्डियां जो है वो भंगुर हो जाती है। लोह तत्व है आयरन, जिसके कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी होती है। आयोडीन जो है वो थायराइड ग्रंथि रोग इससे होता है आयोडीन की कमी से, जिसको गलन गंड भी कहते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो ये 2 रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से, एक क्वेशियरकोर और मेरेस्मस। क्वेशियरकोर के अंतर्गत क्या होता है? ये केवल प्रोटीन की कमी के कारण होता है। छोटे बच्चों, गर्भवती महिला, किशोरों में ये होता है क्वेशियरकोर।
लक्षण क्या है इस रोग के? शरीर सूजकर मोटा हो जाता है, भूख कम लगना, शरीर का चिड़चिड़ा होना, त्वचा पीली व शुष्क व काली धब्बेदार हो जाती है। ये लक्षण है, होता किस में है? और प्रोटीन की कमी से होता है। दूसरा जो रोग है वो है मेरेस्मस, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या फिर कहते हैं ऊर्जा की कमी से, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। होता किस में है? छोटे बच्चों में ये। और लक्षण क्या है इसके? शरीर सूख कर दुबला पतला होना, आंखें कांतिहीन होना और अंदर धंस जाना। नशीले पदार्थ एवं उसके हानिकारक प्रभाव क्या पड़ते हैं? तो नशीले पदार्थ कौन कौन से, उसके साथ साथ उसके हानिकारक प्रभाव देखते हैं। तो गुटखे के अंतर्गत क्या होता है इसमें? सुपारी, कत्था, चूना, तंबाकू, धातु वर्ग इत्यादि से ये गुटखा बनता है। और इससे जो रोग होता है, हानि क्या होती है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग, ये जो पहले हमने अभी पढ़ा था, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग है, वो हो जाता है। फिर तंबाकू है, तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन एल्कलाइड विद्यमान होता है इसमें। इससे क्या होता है? कैंसर हो सकता है, हृदय स्पंदन दर और रक्तचाप बढ़ सकते हैं, भ्रूण विकास निम्नतर होता है और रक्त परिवहन क्षमता जो होती है ब्लड की, वह कम हो जाती है तंबाकू के सेवन से। मदिरा में क्या होता है? एथिल अल्कोहल होता है। ये क्या करता है? यकृत का रोग होता है इससे, जिसको कहते हैं वसीय यकृत रोग। इससे क्या होता है? मदिरा सेवन से शारीरिक संतुलन में, नियंत्रण में कमी आती है, स्मरण क्षमता में कमी आती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी। अफीम पेपेवर सोम्निफेरम, इसका नाम है अफीम का, पादप का नाम है ये पेपेवर सोम्निफेरम, जिससे अफीम मिलता है। इसमें पदार्थ कौन कौन से होते हैं अफीम में? तो मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, ये होते हैं। और अफीम जो है, इसमें आदी हो जाना या व्यसनी इससे हो जाता है व्यक्ति, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमी हो जाती है इसमें, जिसके कारण क्या है? उसकी उम्र में कमी होती है। उच्च रक्तचाप के निदान के उपाय क्या क्या है? जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसके निदान के उपाय क्या क्या हैं, ये पूछा जाता है अक्सर। तो उसमें पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए हमें, ताज़ा फल एवं रेशे युक्त भोजन लेना चाहिए, भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, डिब्बाबंद सामग्री जो सेवन करते हैं उसका बंद करना चाहिए, नियमित व्यायाम, सुबह का भ्रमण, ध्यान, योग आदि करना चाहिए। मांस, वनस्पति घी, ये संतृप्त वसा वाले पदार्थ है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, मदिरपान, इससे सभी से परहेज करना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कोल्ड ड्रिंक या शीतल पेय जो है वो हानिकारक कैसे हैं? तो इनमें जो पाए जाने वाले पदार्थ है उसके कुप्रभाव के कारण ये जो कोल्ड ड्रिंक या शीतल पेय होते हैं वो हानिकारक होते हैं। तो इसमें देखो फॉस्फोरिक अम्ल है, वो दांतों पर प्रभाव डालते हैं। एथिलीन या ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं, वो जो मीठा जहर की तरह कार्य करता है ये शरीर पर। एरिथोबिक और बेंजोइक एसिड जो होता है ये एसिडिटी बढ़ाता है। शीशा या फिर कहिए कि लेड, ये क्या करता है? स्नायु, मस्तिष्क और लीवर, गुर्दा इत्यादि को प्रभावित करता है। डीडीटी या मैलेथियन जो कहते हैं ये कैंसर कारक होते हैं। ये सारे इसमें कोल्ड ड्रिंक में पाए जाते हैं। अब सेकंड जो लेसन है वो है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम, और मार्क्स जो है इनके 5। तो इसमें नामांकित चित्र है सभी के, ये जो जितने भी तंत्र है इसके नामांकित चित्र आप याद कर लेंगे, साथ साथ में मैं स्क्रीन पे बताता भी जाऊंगा, आप इन्हें स्क्रीनशॉट करके याद करिए। तो मानव पाचन तंत्र, मानव हृदय, फेफड़े या फुफ्फुस कहते हैं जिसको, वक्र एवं वक्राणु, और जनन तंत्र जिसमें मादा और नर दोनों के होते हैं, इनके नामांकित चित्र आप याद कर लेंगे, ये पूछे जाते हैं। पाचन तंत्र सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या है? तो भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं, सभी एक सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, इसको कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन क्या होता है? जटिल पोषक पदार्थ व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइमों की सहायता से सरल व छोटे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तन की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, या फिर ये पाचन कहलाता है। तो जो जटिल पोषक तत्व है उनको सरल जो है छोटे और घुलनशील पदार्थ है उसमें तोड़ना, इसको कहते हैं पाचन। आहार नाल या पोषण नाल, ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल इसको कहते हैं, 8 से 10 मीटर होती है लंबाई में। इसमें क्या क्या इसके हिस्से हैं? मुख्य मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत एवं मलधार। संवर्णी पेशियाँ होती है स्फिंक्टर्स, ये पाई जाती है जिसमें कर्माकुंचन गति पाई जाती है और ये नियंत्रण करती है खाने को आगे बढ़ने से। जो आहार नाल है इसमें खाना जो आगे बढ़ता है वो संवर्णी पेशियों का इसमें योगदान रहता है।
दांत हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत है। इसके बारे में पूछा जाता है कि दांत कौन कौन से प्रकार है, किसका क्या काम है। और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन में ये है क्या, ये CO2 और O2 का विनिमय पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं में किए जाने का ये तंत्र है। यानी पर्यावरण और शरीर के मध्य, फिर रक्त और कोशिकाओं के मध्य जो CO2 और O2 का विनिमय होता है, उस तंत्र को कहते हैं श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र में ये 3 इसको भागों में बांटा जाता है। ऊपरी भाग में नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र होता है। निचले भाग में श्वास नली, फेफड़े, श्वसनी और श्वसनिका। मांसपेशियां जो है मध्यपट, जो डायफ्राम पाया जाता है, इसको कहते हैं। तो ये 3 भागों में मानव तंत्र श्वसन तंत्र है जो विभाजित है। इसका चित्र आप देख लेंगे, नामांकित चित्र, और इसकी कार्य प्रणाली क्या क्या है वो भी आप देख लेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, पहले कि एक तो हृदय और दूसरी रक्त वाहिनियाँ, जिसमें धमनी और सिराएँ होती है रक्त वाहिनियों में, और हृदय है ही, और फिर रक्त उसमें होता है। रक्त के अंतर्गत क्या होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और इसमें हृदय के अंतर्गत आलिंद और निलय, 2 आलिंद और 2 निलय, यानी इसको कहते हैं ऑट्रियल और वेंट्रिकल। तो ये सिस्टम पूरा का पूरा इसमें पाया जाता है। और चित्र के माध्यम से आप देख लेंगे कि ये हृदय का जो चित्र है वो किस प्रकार से है और हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आप पहले के वीडियो में आप जा सकते हैं, जहाँ पे पूरा एक वीडियो में पूरा समझाया कि हृदय की जो कार्य प्रणाली वो किस प्रकार से है, RBC वगैरह क्या है वो भी देख सकते हैं। हृदय आवरण के बारे में पूछा जाता है, जो हृदय के चारों ओर पाई जाती है सुरक्षा के लिए। उत्सर्जन तंत्र जो है, इसमें तंत्र के अंतर्गत क्या क्या है इसके भाग, तो वृक्क है, किडनी, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, नेफ्रॉन या कहेंगे वक्राणु, और इसमें पाया जाता बोमेन संपुट। तो ये दोनों ही देख लेंगे। वृक्क का जो है नामांकन चित्र, उसमें हम ये सारा बना के और नामांकित कर देंगे, इसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से है। इसी प्रकार नेफ्रॉन जो वक्राणु होता है, इसकी एक कहते हैं कि उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो बोमेन संपुट पाया जाता है, वहाँ पे ये फिल्ट्रेशन होता है रक्त का, जिसमें से मूत्र से संबंधित जो और एक्सक्रेटरी जो मटेरियल है वो यहाँ से बाहर कर दिए, जो अलग कर दिए जाते हैं रक्त से। इसके बाद जनन तंत्र, जेनिटल सिस्टम है। इसमें यौन आरंभ क्या है, ये टर्म हमें याद करनी है। जनन अंगों का परिपक्वन होना, जनन योग्य हो जाना, इसको कहते हैं यौन आरंभ, प्यूबर्टी कहते हैं जिसको। तो इसमें क्या होता है, नर और मादा हार्मोन होते हैं अलग अलग। नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और मादा हार्मोन जो होते हैं वो 2 होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नर के लिए टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन याद कर लेंगे कि कौन से हैं, और इनके यौन आरंभ के लिए ये जो हार्मोन है वो महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के कारण ही व्यक्ति या फिर कहिए कि उसमें जनन अंगों का परिपक्वन होता है। जनन अंग जो है, इसको प्राथमिक और द्वितीय 2 में बांटा जाता है। प्राथमिक अंग कौन से और द्वितीयक अंग कौन से होते हैं, तो प्राथमिक अंग वो होते हैं जो युग्मक निर्माण का कार्य करते हैं। द्वितीयक अंग वो होते हैं जो इनमें सहायक होते हैं, इसके लिए सहायक होते हैं। तो नर जनन अंग के अंतर्गत क्या होता है, वर्षण, वर्षण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, शेषन। तो इसमें प्राथमिक और द्वितीय अंग के अंतर्गत बांट लेंगे हम। तो वर्षण जो है वो मुख्य रूप से इसमें आ जाएगा प्राथमिक अंग में, बाकी सारे के सारे सहायक अंग में, इसलिए ये द्वितीयक अंग हो जाएंगे। इसी तरह मादा जनन अंग जो है, इसमें अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। तो इसमें से अंडाशय जो है वो है प्राइमरी या फिर प्राथमिक अंग, और बाकी के जो है वो सहायक अंग है, इसलिए इसके द्वितीयक अंग हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें अंतर करना आ जाता है अक्सर, और ये हम याद कर लेंगे। अनुवांशिकी चैप्टर नंबर 3 है, जेनेटिक्स। ये जो अंक भार है इसका 4 है। अनुवांशिकी का जनरल पूछा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने प्रयोग किस पे किया है, उद्यान मटर, या फिर इसको उद्यान मटर को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है इसका पाइसम सैटाइवम। इस पाइसम सैटाइवम की किस विशेषता के कारण ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसको उपयोग में लिया, तो विशेषता ये थी कि ये 1 वर्षीय जो है इसकी आयु होती है, एनुअल है, और 7 विपर्यासी गुण यानी विपरीत गुण इसमें पाए जाते हैं, और कृत्रिम परागण जो है वो आसानी से हो सकता है, क्योंकि विपुंसन के माध्यम से
ये संभवतः ये जो उद्यान मटर है वो द्विलिंगी प्रकार का है, इसके कारण इसमें कृत्रिम प्रजनन आसान हो जाता है। तो ये 3 विशेषताएं थी मुख्य रूप से, जिसके कारण ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस उद्यान मटर पर प्रयोग किए और इसके फलस्वरूप इनको ये रिजल्ट मिले। तो मेंडल के नियमों की पुनर्खोज है। मेंडल ने जब ये नियम दिए थे उस समय ये छुपे हुए रह गए थे, दुनिया में पता नहीं चला था, लेकिन उसके बाद में इनकी मृत्यु के बाद में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई थी। ये सन 1900 में हुई थी। तो ये 3 जो वैज्ञानिक थे इन्होंने खोज की थी। कार्ल कोरेंस जो जर्मनी के थे, एरिक वॉन शर्मैक जो ऑस्ट्रेलिया के थे, यूगो डी व्रीज जो हॉलैंड के थे। इन तीनों ने ही अलग अलग अपनी जगह रहकर ये पुनर्खोज की 1900 में अपना ये दिया था। तो मेंडल की पुनर्खोज इन्हीं की खोज के साथ होती है। सबसे पहले आनुवंशिक या जेनेटिक्स ये होती क्या है, इसके बारे में पूछी जाती है कि आनुवंशिकी क्या है। तो ये है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। सजीवों के लक्षणों की वंशागति यानी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे जाते हैं और उनमें पाई जाने विधि में विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं उनका अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी के अंतर्गत। मेंडलवाद या मेंडलिज्म ये क्या होता है? तो मेंडलवाद मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोग के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिसे मेंडलवाद की संज्ञा दी जाती है। तो मेंडलवाद पूछा जाता है, उसमें हम ये परिभाषित इस प्रकार से कर लेंगे। और आनुवंशिकता के नियम जो है मेंडलवाद से ही निकले हैं और ये 3 प्रकार के नियम हैं। यह है प्रभाविता के नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 क्या होते हैं? अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है कि प्रभाविता का नियम क्या है। तो 2 गुण जो होते हैं बौने या लंबे, यानी कि ये प्रभावी गुण है और बौनापन है वो अप्रभावी गुण है। तो प्रभावी अप्रभावी शुद्ध गुणों वाले 2 उसमें संकरण में प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी गुण प्रकटन होता है उसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें युग्मक निर्माण के समय गुणों के कारक पृथक हो जाते हैं तथा अपनी शुद्धता बनाए रखते हैं। यानी कि जब भी युग्मक निर्माण करेंगे ये जो थे दोनों गुण, चाहे लंबेपन के हो चाहे बौनेपन के हों, ये अपने आप में ये अलग अलग पृथक हो जाएंगे, पृथक रूप से व्यवहार करेंगे और स्वतंत्र रूप से अपनी शुद्धता बनाए रखते हुए संकरण करेंगे। तो इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम यानी एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें ये जो लक्षण है बौने पर और लंबेपन के, तो इनमें एक दूसरे पर ये प्रभाव नहीं डालते हैं। प्रकटन इनका उस समय हो जाता है लेकिन ये प्रभाव नहीं डालते, इसको किसी प्रकार से ये प्रभावित नहीं करते हैं। इसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। चौथा लेसन है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। और इसमें है ये 3 मार्क्स का है प्रतिरक्षा रक्त समूह। प्रतिरक्षा क्या होती है? सबसे पहले इम्यूनिटी जो है शरीर के रोगाणुओं के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर जो है रोगाणु के प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है, लड़ने की जो क्षमता रखता है उसको कहते हैं प्रतिरक्षा। तो कहते हैं रोगाणुओं से लड़ने हेतु शरीर में होने वाली क्रियाएं, इसके अंतर्गत क्या होती है? क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रिया होती है शरीर के अंतर्गत रोगाणुओं से लड़ने के लिए, तो इसको कहते हैं प्रतिरक्षा। और ये जो इम्यूनिटी है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, स्वाभाविक जो इनेट भी कहते हैं जिसको, और उपार्जित यानी एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड के अंतर्गत सक्रिय और निष्क्रिय ये 2 प्रकार की होती है। ये कमज़ोर प्रतिजन होते हैं, उसको डाला जाता है और शरीर के अंदर, और शरीर सक्रिय रूप से इसके प्रति जो है वो प्रतिजन या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। निष्क्रिय में क्या होता है? प्रतिरक्षी बाहर से दिए जाते हैं, तो इसको कहते हैं प्रतिरक्षा। ये 2 प्रकार की होती है। वापस उपार्जित जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। इसमें अंतर कर लेंगे, प्रतिजन क्या होती है यानी कि एंटीजन क्या है, और प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या होते हैं। इसमें अंतर क्या है? तो प्रतिजन जो है शरीर के बाहरी रोगाणु या पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करते हैं, इसको कहते हैं प्रतिजन। और प्रतिरक्षी क्या है? विशिष्ट गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये एक प्रकार का गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो प्रतिजन के साथ संयोजित होने की क्षमता रखते हैं। निर्माण प्लाज्मा कोशिका में होता है एंटीबॉडी का या फिर प्रतिरक्षी का। तो ये उसके साथ संयोजित होकर इस प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य प्रतिरक्षी करते हैं। और ये जो प्रतिरक्षी है वो 5 प्रकार की पाई जाते हैं। IgG
IgA, IgD, IgM और IgE। तो ये इसके किस प्रकार के कार्य हैं? IG है, G जो है वो प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाता है, यानी कि भ्रूण में जो जाने वाला एंटीबॉडी है वो है IgG। इसी प्रकार IgA माँ के दूध में पाया जाता है, नवजात शिशु की जो प्रतिरक्षा है उसमें ये कार्य करता है। M है प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है M, और E जो है मास्ट कोशिका पर पाया जाने वाला है, ये एलर्जी उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी की संरचना, प्रतिरक्षी की जो संरचना है वो वाई शेप में होती है। इस प्रकार से आप संरचना देख लेंगे। इसमें हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था कि ये जो संरचना है प्रतिरक्षी की, जब ये प्रतिजन से जुड़ता है तो किस प्रकार से जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, और इसकी संरचना में कौन कौन से बंध पाए जाते हैं वगैरह वगैरह पूरा का पूरा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट से ये देख लेंगे इसकी संरचना को। अब आते हैं रक्त समूह में। ब्लड ग्रुप, अवधारणा किसने दी है? कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में ये अवधारणा दी थी ब्लड समूह की, रक्त समूह की। तो इसमें क्या है, आरबीसी पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मानव रक्त को ए बी और ओ में विभक्त किया गया। ये 4 ग्रुप में विभक्त किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में। ए में क्या है, ए में ए प्रतिजन होता है और बी जो है वो एंटीबॉडी होती है, यहाँ प्रतिरक्षी होती है। और ये जो ए है सिर्फ ए को ही दिया जा सकता है या फिर ए बी को दिया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार बी जो है रक्त, इसमें एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ए बी में ए बी एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी किसी प्रकार का नहीं पाया जाता है। इस कारण ये रक्त जो है सभी से ले सकता है, दे किसी को नहीं सकता। और वो जो रक्त समूह है ये, इसमें एंटीजन अब्सेंट होता है, एंटीबॉडी ए बी जो है वो पाया जाता है। सामान्य तौर पर ये पूछा जाता है कि ये ओ एज रक्त किसको दिया जा सकता है, तो ये सर्वदाता है। सभी ये 4 ग्रुप हैं, इन सभी में जो है ओ ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं सर्वदाता। और लेता ये सिर्फ ओ से ही है, बाकी से ले नहीं सकता। इसी प्रकार ए बी जो रक्त समूह है वो सबसे लेता है, दिया किसी को नहीं जा सकता। आरएस कारक ये पूछा जाता है, आरएस फैक्टर क्या होता है, तो ये जो अवधारणा है वो दी कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर, ये 2 जो साइंटिस्ट है इन्होंने दी थी। इसका आधार क्या था? आधार था मक्का का रीसस बंदर। मक्का का रीसस बंदर है, उसमें इन्होंने जो ये आरएस फैक्टर पाया था सबसे पहले, इसलिए इन्होंने इसी के नाम पर आरएस कारक दे दिया और रीसस के नाम से आरएस इसको नाम दिया। तो करीब ये आरएस क्या है, करीब 417 अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन है। आरएस जो है फैक्टर है, कारक है, वो 417 अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन है जो मानव की आरबीसी पर पाया जाता है। और ये 5 प्रकार के होते हैं और इसमें आरएचडी जो है वो प्रमुख है। आरएचई और आरएच जो है स्मॉल ई, आरएच कैपिटल सी, स्मॉल सी और आरएचडी। तो इस प्रकार याद कर लेंगे कि कैपिटल ई और स्मॉल ई, कैपिटल सी और स्मॉल सी और डी, ये 5 प्रकार के जो है आरएच कारक ह्यूमन में पाए जाते हैं। और इसमें 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप इसके अनुसार बांट गए। 4 ब्लड जो ग्रुप है उनमें भी जब आरएस फैक्टर के अनुसार बांटते हैं तो उसमें जहाँ आरएस कारक उपस्थित है उसको कहेंगे आरएस पॉजिटिव और जहाँ अनुपस्थित है उसको कहेंगे आरएस नेगेटिव। तो इस प्रकार कुल मिलाकर जो है 8 ग्रुप ये हो जाते हैं। रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रक्त का दिया जाना। तो आरएस कारक के अनुसार इसमें क्या है, रक्त समूहन, ये आरएस कारक के अनुसार ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन वो किया जाता है। रुधिर समूहन या फिर एग्लूटिनेशन क्या होता है, तो इसमें जब रक्त आरएस पॉजिटिव का रक्त है वो आरएस नेगेटिव रक्त वाले को दे दिया जाता है तो ये एक थक्का जमा देता है। इसमें दोनों में आपस में रिएक्शन होने के फलस्वरूप रुधिर में थक्का जमता है, जिसको कहते हैं रुधिर समूहन या फिर एग्लूटिनेशन। गर्भ रक्ताणु कोरकता, एम्ब्रियोब्लास्टोसिस फिटलिस, एम्ब्रियोब्लास्टोसिस फिटलिस ये एक प्रकार का रोग है। तो कैसे होता है ये अक्सर पूछा जाता है, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तृत अध्ययन करें कि आरएस नेगेटिव जो माता होती है जब कभी
तो एक से अधिक बार आरएस पॉजिटिव शिशु से युक्त गर्भधारण अगर करती है तो उस समय गर्भ रक्ताणुकोरकता का जो है ये रोग हो जाता है शिशु में। द्वितीय बार गर्भधारण करने पर होता है ये, पहली बार में कुछ नहीं होता है। ये द्वितीय जो शिशु जब गर्भधारण करेगी उस समय इस शिशु को जो है ये रोग होता है। तो कब होता है? जब आरएस नेगेटिव माता होती है और आरएस पॉजिटिव पिता होता है, और फिर जो शिशु है इसका आरएस पॉजिटिव हो जाता है, उस कंडीशन में ये रोग होता है। और इसमें क्या होता है? शिशु का जो जन्म है समय से पूर्व हो जाता है, रक्ताल्पता पाई जाती है इसमें, और इसे रिसस बेबी भी कहते हैं, रिसस शिशु कहते हैं इसको। तो सामान्यतः ये भी पूछा जाता है रिसस बेबी या रिसस शिशु क्या होते हैं? तो गर्भ रक्ताणुकोरकता रोग से जो उत्पन्न होते हैं ये जो बेबी है इसको कहते हैं रिसस शिशु। इसका निदान क्या है? इसके निदान के लिए प्रथम प्रसव के 24 घंटों के भीतर एक टीका लगता है IgG नाम से। ये टीका क्या करता है? इसको कहते हैं रोगम प्रतिरक्षी, रोगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। ये टीका लगता है माता को और ये माता के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होने से रोकता है। तो इस प्रकार इसका निदान हो गया गर्भ रक्ताणुकोरकता का। ये होता कैसे हैं, किस में होता है, कब होता है, ये सारा कुछ हमने जाना। 13 अगस्त को याद रखना हमें अंगदान दिवस होता है। अंगदान क्या होता है? अपनी देह को अंग प्रत्यारोपण या फिर चिकित्सकीय प्रशिक्षण के लिए दान करना अंगदान कहलाता है, और ये 13 अगस्त को इसका दिवस मनाया जाता है। 5वां पार्ट देखें हम, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 9 मार्क्स का है टोटल, सबसे ज़्यादा मार्क्स का हमारे यही है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। रसायनों का उपयोग दैनिक जीवन में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, ये हमें ध्यान है। इसमें क्या पाया जाता है? अम्ल और क्षार, ये मुख्य रूप से इनमें अंतर जो है बार बार पूछा जाता है कि एसिड क्या है या फिर बेस या एल्कलीन क्या है। तो अरेनियस जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं इसको कहते हैं अम्ल, और जो OH- आयन देते हैं उसको कहते हैं क्षार। इसके उदाहरण क्या क्या है? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 है। ये 2 प्रकार के जो अम्ल है अरेनियस के अनुसार ये अम्ल है। और क्षार कौन से है? NOH और KOH ये हो गए। ब्रांस्टेड लोरी है, उन्होंने जो है अम्ल की परिभाषा इस प्रकार दी कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो होते हैं अम्ल, और प्रोटॉन ग्राही होते हैं, प्रोटॉन का मतलब H+, तो वो होते हैं क्षार। इसमें एक रिएक्शन के माध्यम से हम समझें कि किस प्रकार से ये जल है, ये अमोनिया है, और इससे क्या होगा? दोनों की रिएक्शन से जल ने अपना जो प्रोटॉन है H+ वो इस अमोनिया को दे दिया, तो NH4 बन गया ये, और ये OH- पीछे रह गया। तो इन्होंने जल ने जो है प्रोटॉन यहाँ पे दाता है, इसलिए जल क्या है? यहाँ पे एसिड है, जबकि अमोनिया जो है प्रोटॉन ग्रहण करता है, इसके कारण ये जो अमोनिया है यहाँ पर बेस का कार्य करता है। इसी प्रकार लुईस, उन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी। लुईस ने इलेक्ट्रॉन के आधार पे दी थी। इलेक्ट्रॉन युग्म जो है अगर वो ग्रहण करता है तो वो अम्ल है, और इलेक्ट्रॉन युग्म अगर दाता है तो वो बेस है या फिर क्षार है। इसमें जैसे ये एक रिएक्शन है जिसमें BF3 और NH3, इनकी रिएक्शन में क्या होता है कि NH3 है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को BF3 को देता है, ये देखें उपसंयोजक बंध द्वारा। तो इसमें जो है देने वाला क्या हो गया? ये बेस हो गया या फिर क्षार हो गया, और ये लेने वाला है इसलिए ये क्या हो गया? एसिड हो गया, अम्ल हो गया। इसके उदाहरण देखें BF3 और एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयन और सोडियम आयन। और धातुओं के ऑक्साइड है वो इसके अंतर्गत अम्ल के अंतर्गत आएंगे। दूसरा जो वाटर है या फिर अमोनिया है या फिर OH- या Cl- जो आयन है और धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, ये सारे के सारे बेस हो जाएंगे या फिर कहेंगे क्षार हो जाएंगे। ये हमें याद कर लेना है।
सामान्यतः एसिड और बेस की जो परिभाषा दी जाती है वो किस प्रकार है कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस जो पेपर होता है और नीलेपन को लाल कर देता है, वो तो होते हैं अम्ल। जबकि जो क्षार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इस प्रकार याद कर लेंगे दोनों में अंतर। ये पूरा का पूरा दोनों में अंतर को है हम याद कर लेंगे। अम्ल और क्षार को। इसके बाद में एक टर्म आती है उदासीनीकरण की प्रक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अम्ल क्षार परस्पर मिलकर जल व लवण बनाते हैं और इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि ऊष्मा यहाँ से निकलती है। जब ये अभिक्रिया होंगी उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उस समय ऊष्मा जो है वो निकास होगी। ये इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, एक तो नमक बन गया, ये लवण है, और फिर वाटर बनेगा इसके साथ, और साथ में क्या होगी, ये ऊर्जा जो है वो इसकी निक्षेप होगी, यहाँ से निकलेगी। तो इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और इसमें अम्ल और क्षार परस्पर मिलकर जल और लवण बनाते हैं। ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, और ये लवण हो गया, और ये जल हो गया। इस प्रकार इसको याद कर लेंगे। एक आता है क्रिस्टलन जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलन जल जो है वो क्या होता है, किसी दिए गए ताप पर, सबसे पहले कोई भी एक निश्चित ताप होता है, उस पर किसी पदार्थ यानी क्रिस्टल में उपस्थित जल की कुल मात्रा, किसी दिए गए ताप पर किसी पदार्थ में उपस्थित जल की जो मात्रा होती है उसको कहते हैं क्रिस्टलन जल। और जल की ये मात्रा निश्चित अनुपात में होती है। जैसे ये कुछ उदाहरण है वो हम देख लेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट है, उसमें 5 हाइड्रोजन आयन होते हैं, 5 जो है वाटर के अणु होते हैं, इसको पंचजलीय कहते हैं कॉपर सल्फेट को। इसी प्रकार टिन क्लोराइड होती है SnCl2 और 2H2O, यानी कि द्विजलीय, इसमें 2 जो है अणु वो वाटर के पाए जाते हैं। इसी प्रकार कोबाल्ट क्लोराइड जो होता है COCl2 6H2O, यानी 60 जलीय इसको कहेंगे। फिर इसी प्रकार जिप्सम जो है CaSO4 2H2O, तो इसमें 2 अणु जो पाए जाते हैं जिप्सम में वाटर के पाए जाते हैं। फिर सोडियम कार्बोनेट में भी 10 जो अणु हैं वो वाटर के पाए जाते हैं। फिर पदार्थ और उसमें पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो ये याद कर लेंगे। अक्सर एक मार्क्स के ये पूछे जाते हैं। सिरका है, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल। जठर रस यानी कि पेट में जो आमाशय में जो जठर रस निकलता है उसमें HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं ये पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये ज़्यादातर ये पूछे जाएंगे और इनमें से एक कोई पूछा जाएगा और याद करने हमें। अम्ल और क्षार की शक्ति क्या है, यानी कि ये दुर्बल है कि प्रबल है, उसकी शक्ति कैसे पता करेंगे। तो प्रबल है, तो प्रबल जो अम्ल होता है वो कौन सा है, H+ आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न करने की जिसमें शक्ति होती है वो होता है प्रबल अम्ल। और प्रबल क्षार जो है OH- आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। तो प्रबल और दुर्बल, और जो अगर इसी जगह हम दोबारा देख लेंगे, दुर्बल कौन है, जो H+ आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं करने की शक्ति रखता है, नहीं कर पाता है, वो दुर्बल हो गया, और जो अधिक कर सकता है वो प्रबल हो गया। इसी प्रकार क्षार के लिए OH- आयन ले लेंगे हम। प्रबल अम्ल जो है वो कौन कौन से हैं, इसके उदाहरण देखें हम। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। दुर्बल अम्ल में कौन से हैं, ये एसिटिक अम्ल CH3COH और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है, ये है दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार के रूप में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। दुर्बल जो क्षार है वो कौन से हैं, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है NH4OH, और MgOH2 जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको कहते हैं दुर्बल क्षार। pH जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, इसको ये परिभाषित हम कर सकते हैं। pH क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक है, उसको हम pH कहते हैं। और pH को व्यक्त करते हैं -log H+ आयन्स के अंतर्गत, और OH- उसमें OH की हो जाती है।
तो पीएस स्केल जो है दी किसने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। और ये पीएस स्केल इस तरह से हम डिनोट करते हैं कि जो 7 है वो उदासीन बताता है, और 7 से जो नीचे की ओर आते हैं तो ये अम्लीय जो है वो बताता है गुण, और इसके ऊपर जो है वो क्षारीय जो है इसके लिए बताती है गुण। तो नीचे जब 7 के नीचे आते हैं तो H प्लस आयन का जो है वो सांद्रता वो बढ़ जाती है, और इसी प्रकार 7 से जब आगे जा बढ़ते हैं तो OH माइनस की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है, और इस प्रकार ये अम्लीय और क्षारीय गुणों में हम अंतर कर पाते हैं। साबुन या सौंफ उच्च हाइड्रोकार्बन युक्त सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलेट लवण होते हैं। ये साबुन जो है पूछा जाता है क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, उच्च हाइड्रोकार्बन युक्त सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलेट लवण, और ये केवल मृदु जल में कार्य करते हैं, यानी कि जो स्वच्छ जल है उसमें ये कार्य करते हैं। और अपमार्जक जो है डिटर्जेंट, ये उच्च हाइड्रोकार्बन युक्त सोडियम या पोटेशियम के सल्फेट या सल्फोनेट के लवण होते हैं, जबकि ये कार्बोक्सिलेट लवण होते हैं साबुन, और सल्फेट या सल्फोनेट लवण होते हैं अपमार्जक। तो ये दोनों में ही कार्य करता है, मृदु हो चाहे कठोर हो, तो दोनों प्रकार के जल में ये कार्य करता है। एक टर्म आती है मिसेल या मिसेल्स जो है वो क्या होते हैं, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल विद्युत अपघट्यों के समान व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनाने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार पुंजित कण मिसेल कहलाते हैं। तो ये मिसेल कण जो है इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। इसमें एक होता है भाग हाइड्रोकार्बन भाग जो जल विरोधी होता है, दूसरा CO- जो भाग होता है कार्बोक्सिलेट, इसको कहते हैं ध्रुवीय भाग जो जल स्नेही होता है, ये जल से जुड़ता है और ये जल से दूर रहता है। तो गंदगी या फिर जो तेलीय जो धब्बे वगैरह होते हैं वो इससे जुड़ जाते हैं और ये जल से जुड़ जाता है, जिसके कारण ये आपस में जुड़ के ये जल विरोधी भाग यहाँ होता है और जल स्नेही जो भाग होता है वो यहाँ पे होता है। इस प्रकार ये एक ऐसी संरचना उस गंदगी के चारों ओर बनती है, जो तेलीय यहाँ इस प्रकार से होती है, उसके चारों ओर ये जमा हो जाता है और इसको कहते हैं मिसेल। इस संरचना को क्या कहते हैं, मिसेल। ये मिसेल निर्माण की प्रक्रियाओं के द्वारा ही साबुन और अपमार्जक जो है ये वो कार्य करते हैं। मिसेल निर्माण कैसे होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन पुंज जो जल विरोधी है वो अंदर की ओर और कार्बोक्सिलेट जो ध्रुवीय भाग है वो जल स्नेही होता है वो बाहर की ओर स्थित होता है। तो इस प्रकार ये इसकी संरचना होती है, वो हम याद कर लेंगे। ये जो बाहरी भाग है वो होगा जल स्नेही यानी कि जल से जुड़ेगी, और अंदर की भाग होती है वो गंदगी के चारों ओर तेलीय जो धब्बे वगैरह होते हैं उसके चारों ओर ये उससे लग के उसको बाहर निकालने का कार्य करती है। NaOH, अब ये जो NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या क्या है, साबुन, कागज़, सिल्क उद्योग में इसका उपयोग होता है, बॉक्साइड के धातुकर्म में इसका उपयोग होता है, पेट्रोलियम के शोधन में, वसा व तेलों के निर्माण में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम याद कर लेंगे, इसके उपयोग को याद कर लेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो क्या है, तो इसको बेकिंग सोडा कहते हैं या खाने का सोडा कहते हैं, NaOHCO3। और इसका उपयोग जो है वो सोडा वाटर या सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में होता है। बेकरी उद्योग में इसका उपयोग होता है। पेट की अम्लता दूर करने में एंटासिड के रूप में इसको लिया जाता है, जब कभी अम्लता होती है पेट में उस समय इसको लिया जाता है। फिर अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 10H2O, इसको दावन सोडा भी कहते हैं। उपयोग क्या है इसके, धुलाई एवं सफाई में, अपमार्जक के रूप में, कागज़, पेंट, वस्त्र उद्योग आदि में, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, साबुन निर्माण इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, यानी कि रंग उड़ाने वाला चूर्ण। विरंजक, रंजक का मतलब होता है रंग उड़ाना, रंग, और विरंजक यानी कि रंग को उड़ाने वाला। ये इसका उपयोग कहाँ है, वस्त्र और कागज उद्योग में होता है, पेयजल को शुद्ध करने में होता है, रोगाणुनाशक और ऑक्सीकार के रूप में इसका उपयोग होता है। कैल्शियम सल्फाइड या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी यानी आधा, तो ये जो है इसमें आधा जल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, POP नाम से इस जाना जाता है। तो इसमें जल का जो है आधा अणु होता है। उपयोग कहाँ होता है, ये अग्निशय पदार्थ के रूप में होता है,
टूटी हड्डियों को जोड़ने में यानी सही स्थान पर इसको बनाए रखने के लिए इसका उपयोग होता है। भवन निर्माण में होता है। दंत चिकित्सा या मूर्तियाँ और सजावटी सामान के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। छठा लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। 7 मार्क्स का है ये। इसमें भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। दोनों में अंतर क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन, और वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के संगठन अथवा रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उसकी प्रकृति होती है अस्थायी प्रकार की, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो स्थायी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसके उदाहरण क्या है? जैसे बर्फ़ है, उससे जल बन जाता है, जल से वाष्प बन जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। जबकि जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी है? विभिन्न प्रकार की, जैसे संयुग्मन या संयोजन की अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है? 2 या अधिक पदार्थों के संयोग से बना उत्पाद। 2 या अधिक प्रकार के जो पदार्थ है वो आपस में संयोग करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसको कहते हैं युग्मन या संयोजन की अभिक्रिया। जैसे ये C+O से CO2 बना। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक परमाणु समूह का दूसरे अभिकारक परमाणु समूह का द्वारा विस्थापित हो जाता है। यहाँ तो परमाणु होता है, यहाँ परमाणु समूह होता है, वो एक समूह दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, तो उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे ये उदाहरण है जिंक और कॉपर सल्फेट का है। इसमें जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट को प्रतिस्थापित कर देता है, क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, अभिक्रियाशील है। तो इस प्रकार जिंक सल्फेट ये बन गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे विस्थापन था वैसे द्विविस्थापन है, उसमें 2 अभिकारक होते हैं, वो आपस में उसको विस्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित होकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। उदाहरण क्या है? KCl या AgNO3, ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या है, ये जो है सिल्वर जो है Ag वो क्लोरीन के साथ मिल जाता है और पोटेशियम वो नाइट्रिक एसिड के साथ आ जाता है, तो KNO3 बनता है और AgCl बन जाता है। अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया क्या होती है? ये एक अभिकारक 2 या अधिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है, इसको कहते हैं अपघटनीय अभिक्रिया है। यानी कि जो अपघटन द्वारा सरल जो अणु है उसमें टूट जाता है कोई भी अभिकारक। 3 प्रकार के होते हैं ये: विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन या प्रकाशीय अपघटन। इनके माध्यम से ये अपघटन की प्रक्रिया होती है। एक उदाहरण देखें हम कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ये टूट जाता है अलग अलग। मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? मंद अभिक्रिया मतलब धीमी गति से संपन्न अभिक्रिया होती है, जैसे लोहे पर जंग लगना। और तीव्र जो अभिक्रिया होती है बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है, जैसे आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय में क्या हो जाता है? अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। इस रूप में इस रूप में दिखाया जाता है, आगे भी जाती है और पीछे भी जाती है। तो इसमें उत्पाद भी बनता है और अभिकारक दोनों की स्थिति बनी रहती है। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया जितनी भी होती है वो उत्क्रमणीय प्रकार की होती है। अनुत्क्रमणीय प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो एक दिशा में आगे बढ़ती है। जिस प्रकार ऐसे एरो का चिन्ह दिखता है इसमें प्रदर्शित किया जाता है, और ये एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। जैसे हाइड्रोकार्बन का दहन हो जाता है, किसी वस्तु का जलना हो जाता है, तो वापस फिर वो उसी रूप में वापस नहीं आ सकती, तो वो जो अभिक्रिया होगी वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। ऑक्सीकरण और अपचयन, इसमें अंतर पूछा जाता है। तो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का संयोजन होता है अथवा हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन होता है। ऋणी तत्वों से तो संयोग होता है, और अगर प्लस वाले हैं तो उससे उसका निष्कासन होता है। जैसे 2Mg है, इसके साथ ऑक्सीजन, ये क्या है? विद्युत ऋणी है, इसके साथ मिलता है तो ये क्या? ऑक्सीकरण हो गया। और अपचयन कब होगा? जब वे अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व वो संयोग करेंगे और ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व वो निष्कासन होता है। जस्ट इसका उल्टा जो है 2KClO3 है, इसमें से क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, 2KCl रह जाता है पीछे और 3 ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो बाहर निकलते हैं। तो अपचयन में क्या होगा?
विद्युत ऋणी जो है वो बाहर निकलेंगे, विद्युत धनी जुड़ सकते हैं। और ऑक्सीकरण में वो विद्युत ऋणी जो तत्व है जैसे ऑक्सीजन है वो जुड़ेगा, जबकि हाइड्रोजन या विद्युत जो धनी तत्व होता है वो जुड़ता है, वो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण और विद्युत अपचयन जो है ये दो जो टर्म है इनको हम याद कर लेंगे, इनके अंतर को याद कर लेंगे। उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट ये क्या होते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ये वेग को प्रभावित करते हैं, जैसे ये MnO2 है, उत्प्रेरक है, ये हमेशा अपरिवर्तित रहेगा लेकिन इस रिएक्शन को ये प्रभावित करेंगे। जैसे KClO3 है, इसको किस में बांट दिया इन्होंने? 2KCl और O2 में, लेकिन बांटने का जो कार्य किसने करवाया? इसने बीच में रखे MnO2 ने। ये उत्प्रेरक है, इसने ये कार्य करवाया। तो इस प्रकार उत्प्रेरक जो है इसकी परिभाषा क्या है और ये उदाहरण इसका समझ लेंगे। उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक, ये दो टर्म आती है इसमें उत्प्रेरक के अंतर्गत ही। तो ये क्या होती है? उत्प्रेरक विष का मतलब होता है कि जो उत्प्रेरक को दबा देता है, यानी कि इसकी क्रियाशीलता को कम करता है, वो होता है उत्प्रेरक विष। जैसे N2 और 3H2 है, तो इसमें अगर आयरन या फिर कोबाल्ट है वो डाल दिया जाएगा तो ये 2NH3 बन जाता है। इसमें जो है ये अभिक्रिया उत्प्रेरक विष का कार्य करेगी इसमें, और उत्प्रेरक वर्धक जो है वो इसमें इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। इनकी उपस्थिति में ये कम बनेगा क्योंकि इसको ये कम कर देता अभिक्रिया को। तो उत्प्रेरक विष ये होता है, और उत्प्रेरक वर्धक जो है यानी कि उत्प्रेरक है वो क्रियाशीलता जिससे बढ़ जाती है। समांगी उत्प्रेरण और विषमभागी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं, यानी कि या तो वो लिक्विड है तो तीनों ही लिक्विड है, और अगर गैस है तो तीनों ही गैस हैं, या फिर अन्य जो भी है सॉलिड है तो तीनों ही सॉलिड, यानी कि तीनों जो है उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों ही जो भौतिक अवस्था तीनों की वो समान रहेगी, उसको कहते हैं समांगी। जैसे ये है CH3COCl3 है वो लिक्विड है, और ये जो वाटर है ये भी लिक्विड है, तो ये जो रिएक्शन होगी वो समांगी उत्प्रेरण की होगी। और इसमें HCl जो है वो भी एक्वस है या फिर कहेंगे लिक्विड ही है। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था जो है भिन्न भिन्न होती है, तो उस स्थिति को कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। जैसे वनस्पति तेल है ये लिक्विड है, हाइड्रोजन जो है इसमें गैस होगा, और निकल जब इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है वो सॉलिड अवस्था में होता है। ये तीनों ही अलग अलग अवस्था में ये रिएक्शन होती है, ये विषमांगी प्रकार की है, और उत्प्रेरक जो है वो विषमांगी उत्प्रेरण है। 9वां चैप्टर जो है वो प्रकाश है, लाइट। 8 मार्क्स का है ये। लाइट जो है सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो कोई है वो प्रकाश है। क्या होता है? पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वह वस्तु प्रकाश से कुछ रंगों का अवशोषण कर लेती है और कुछ रंगों को परिवर्तित कर देती है। इस परिवर्तित प्रकाश के रंग से ही हमें वस्तु के रंग दिखाई देते हैं। जैसे परावर्तित कुछ भी होता है, जो भी प्रकाश है, या तो वो अगर अवशोषित हो जाता है तो वो रंग हमें दिखाई नहीं देगा, और प्रभावित होकर हमारे आँखों तक अगर पहुँचता है तो वो रंग हमें दिखाई या फिर कहेंगे दृश्यमान होता है। तो इस प्रकार प्रकाश का जो हमारी दृष्टि में मुख्य भूमिका होती है। परावर्तन या रिफ्लेक्शन ये होता क्या है? तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन है वो इस प्रकार हम देख सकते हैं। ये कोई दर्पण या समतल जो सतह है वो है, ये आपतित किरण है यहाँ की आने वाली किरण, और ये परावर्तित किरण है। जब वो इस बिंदु पर टकराती है तो इसको कहते हैं वापस इस माध्यम से आई और इसी माध्यम में वापस चली गई, आगे नहीं जा पाई, तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये एक अभिलंब के सारे इसको अभिलंब मान लें बीच में हम, तो जो जिस कोण से आई है आपतन कोण जितना है उतना ही कोण इसके सारे परावर्तन का कोण बनता है। ये प्रकाश परावर्तन का नियम है। तो प्रकाश परावर्तन के नियम देखो क्या क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। यह आपतन बिंदु है यहाँ, इस पर आपतित किरण आती है और परावर्तित किरण यहाँ से निकलती है। तो
ये अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं हमेशा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये जो है कोण आपतन कोण, ये परावर्तन कोण सदैव बराबर रहेंगे अभिलंब के दोनों ओर। परावर्तित किरण की आवर्ती और चाल अपरिवर्तित रहती है। इसमें जो है किरण जो परावर्तित हो गई है तो इसकी आवर्ती और चाल वो अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि कोई अंतर नहीं आएगा। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो मिरर यानी कि जो दर्पण है वो काम लेते हैं हम जो भी, तो ये गोलीय यानी कि गोलीय भाग होते हैं ये। इसके जिस ओर हम पॉलिश कर देते हैं उसके दूसरी ओर का भाग जो चमकदार हो जाता है वो परावर्तनशील हो जाता है और उसी के अनुसार हम इसको नाम देते हैं। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ या तल गोलीय होता है उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। ये गोला है और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है इसके अंदर की जो पृष्ठ है वो हमने पॉलिश कर दी है, तो ये बाहर की परत इसकी परावर्तक हो गई। इसको कहते हैं उत्तल दर्पण या फिर अपसारी या कॉन्वेक्स दर्पण। और जब इसके बाहर की ओर हमने पॉलिश कर दी तो अंदर की जो पृष्ठ है इसकी परावर्तक हो गई, तो उसको कहते हैं अवतल, कॉनकेव या अभिसारी। अब इसके अवतल दर्पण के विभिन्न जो बिंब प्रतिबिंब वो किस स्थिति पर रहेंगे उसका हम देखते हैं, और इसका सामान्य तौर पे एक दो जो क्वेश्चन है वो आते भी हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें बिंब की स्थिति है कहाँ पर है। ये बिंब की स्थिति देख लेंगे, इस पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो किस प्रकार बन रहा है, फिर प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा हो गया, यानी कि वो उल्टा है, सीधा है या वास्तविक है, कैसा है, और उसका आकार क्या होगा, छोटा है, बड़ा है या बराबर में है। इस प्रकार ये जो है हम अवतल दर्पण का पहले देख लेंगे उसका प्रदर्शन किस प्रकार से है। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये सारे की सारी आकृतियाँ हम देख रहे हैं। तो अनंत बिंदु यानी कि दूर से आने वाली कोई भी बिंदु है तो उस पर प्रतिबिंब कब बनेगा, कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। ये जो फोकस है इस पर बनेगा। वास्तविक और उल्टा होगा, अत्यधिक छोटा होगा। यहाँ दिखने में ये दिख रहा है लेकिन ये अत्यधिक छोटा हो गया, यानी लगभग एफ पर ही बनता है ये प्रतिबिंब इसका। फिर जो सेकंड है सी व अनंत मध्य। सी जो है कर्वेचर इसकी, और उसके अनंत के मध्य में जब इसको रखते हैं बिंब को तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ व सी के मध्य। ये एफ और ये सी इसके मध्य प्रतिबिंब बनेगा। कैसा दिख रहा है, वास्तविक और उल्टा है और छोटा है, इससे ये छोटा रहेगा। तीसरा है सी। सी बिंदु पर जब बिंब रखेंगे तो सी पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक और उल्टा होगा और समान आकार में होंगे, ये आप देख रहे होंगे जैसे। तो इस प्रकार से ये प्रतिबिंब बन जाता है। सी व एफ के मध्य जब बिंब को ले जाते हैं, सी और एफ के मध्य, यहाँ पर ये सी है और एफ के मध्य जब बिंब को ले जाएं तो इसका प्रतिबिंब जो है वो बड़ा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होगा, सी से बहुत दूर हो जाएगा। एफ बिंदु पर जब ले जाएंगे बिंब को, ये एफ बिंदु है, तो अनंत पर इसका बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल चलने लग जाएगी, तो इस प्रकार ये अनंत चला जाएगा। वास्तविक उल्टा होगा, बहुत बड़ा होगा। फिर एफ और पी। पी क्या होता है, ये जो बिंदु है ध्रुव है इसी दर्पण का, और एफ इसके मध्य जब ले जाएंगे हम पी और एफ के मध्य, तो क्या बनेगा, ये इसके पीछे बनता हुआ नज़र आएगा, आभासी होगा। हालांकि ये पीछे बनता हुआ नज़र आ रहा है, वास्तव में होता नहीं है, इसलिए आभासी कहेंगे इसको और सीधा कहेंगे, और ये बड़ा होता है इससे, जो बिंब है उससे। अब उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में दो आकृतियाँ बनती हैं विभिन्न स्थानों पर रखने पर बिंब को। तो अनंत पर जब बिंब को रखते हैं तो दर्पण के पीछे एफ पर, ये फोकस पर एकत्रित होती है, इसके लिए इसको अभिसारी भी कहते हैं। और आभासी व सीधा बनेगा ये, और बिंदुवत होगा यहाँ पर। तो अनंत पर जब आएगी तो अब उत्तल दर्पण में ऐसा बनता हुआ प्रतीत होगा कि ये फोकस पर इसका बन रहा है। इसी प्रकार अनंत और पी के मध्य जब कभी बिंब को रखते हैं तो पी और एफ, ये पी और ये एफ, इसके मध्य जो है वो बिंब बनता हुआ नज़र आता है, जबकि बनता नहीं है, एक्चुअल में ये आभासी होता है और छोटा होगा इससे। तो ये दो जो है संरचनाएं वो बनती है अलग अलग बिंदुओं पर जब बिंब को रखते हैं, तो इस प्रकार से इसका बनता है। दर्पण सूत्र हम याद कर लेंगे क्या होता है। तो 1/v + 1/u = 1/f, यानी कि जो v है वो तो होता है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और u जो है ये माना जाता है ध्रुव से बिंब की दूरी को, और f है ध्रुव से फोकस की
दूरी को। ये दर्पण के सूत्र में ये काम में लिया जाता है। आवर्धनता क्या होती है? आवर्धनता मतलब कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई इसका अनुपात है, उसको कहते हैं आवर्धनता, और इसको m से डिनोट करते हैं, और -v/u में भी इसको लिया जाता है। अवतल दर्पण के अब उपयोग क्या है? अवतल दर्पण जो है, जिसके बाहरी सतह जो है वो पॉलिश कर दी जाती है, अंदर की जो सतह होती है वो जो है परावर्तनशील होती है। तो इसके उपयोग क्या क्या है? दाढ़ी व बाल बनाने के लिए शीशे के रूप में, आँख, नाक, गला, कान वाले डॉक्टर द्वारा जब आंतरिक अंगों को देखने काम में लिया जाता है उसमें। परावर्तक दूरदर्शी होती है उसको बनाने में। सोलर कुकर है, और शिकार में प्रयुक्त जो टॉर्च होती है उसमें इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ किए जाते हैं? तो वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए, साइड मिरर जो है वाहन में, उसके लिए रूप में। गाड़ियों और सड़कों पर लगे साइड मिरर जो होते हैं वहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। सजावट के कार्यों में है, सड़कों पर प्रकाश लैंप जो होते हैं उसमें उत्तल दर्पण काम में लिए जाते हैं। अब है अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों में के सीमा पृष्ठ पर वह अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। इस विचलन को अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये जो है प्रकाश की किरण, जब ये कांच की कोई सिल्ली या पट्टी कहेंगे, इसमें जब यहाँ आती है तो ये सीधी नहीं जाकर थोड़ी मुड़ जाती है। ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये माध्यम जो है चेंज हो गया। ये वायु था और ये कांच की सिल्ली है, ये माध्यम अलग अलग हो गए। ये ठोस है और ये जो वायु है, तो इनमें घनत्व में अंतर आता है। इस कारण ये थोड़ी सी मुड़ती है, फिर वापस जब बाहर निकलती है तो और मुड़ती है। तो इस मुड़ने को या विचलन होने को क्या कहते हैं? अपवर्तन। जो किरण आती है इसको कहते हैं आपतित किरण, और अपवर्तित होती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। फिर वापस निर्गत होने वाली जो बाहर निकलती है उसको कहते हैं निर्गत किरण। कांच की सिल्ली जो है ये है, तो ये आई बिंदु जो आपतन किरण का जो कोण है वो हो जाएगा, और आर जो है अपवर्तित जो किरण है इसका जो कोण जो बनेगा इस अभिलंब के साथ में वो आर से डिनोट करते हैं। तो अपवर्तन के नियम क्या क्या है? आपतन किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे, ये देख रहे हैं आप इस प्रकार। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। ज्या कौन सी? इसके कोण, ये कोण और ये कोण, ये हमेशा स्थिर बने रहेंगे। इसका स्थिरांक सेम हो, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू स्थिरांक जो है इसका बना रहेगा। अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से देखें? सूर्योदय से कुछ पहले और सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक जो सूर्य दिखाई देता है वो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। दूसरा, गर्मियों में जो मृग तृष्णा या मिराज जो बनता है वो उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, और ये अपवर्तन का एक उदाहरण है। वर्ण विक्षेपण यानी इंद्रधनुष जो दिखाई देता है वो अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। हालांकि ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है, लेकिन अपवर्तन के ही अंतर्गत ये आते हैं। लेंस जो है क्या होते हैं? दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय होता है। या तो एक पृष्ठ गोलीय या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, और ये पारदर्शी जो है होता है। तो इसमें दो प्रकार होगी, उत्तल और अवतल। ये जो हम देख रहे हैं आकृति, इसमें दोनों पृष्ठ इसकी बाहर की ओर से गोलीय हैं, और मध्य का किनारा वो बड़ा है, और जो ऊपर का किनारा वो दोनों ही जो है वो कम हो जाता है। और इसके विपरीत जो है ये अवतल लेंस है, इसमें जो किनारे का भाग है वो मोटा होता है और जो अंदर का भाग है वो पतला होता है। तो उत्तल और अवतल लेंस ये दोनों हम कह देंगे। इसमें विभिन्न प्रकार की जो बिंब और प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं उसके हम याद करेंगे, और ये पूछा जाता है। तो बिंब की स्थिति जो है वो अनंत पर जब होती है, दूर जो अनंत स्थिति में जब बिंब होता है तो उसमें में जो प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु जो होता है लेंस का उस पर ये आके गिरता है, और ये क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, और बिंदुवत आकार यानी बहुत ही छोटा बिंदुवत आकार में ये उत्तल लेंस में बनेगा जब अनंत बिंदु पर बिंब स्थित होता है। अनंत व 2f के मध्य, इसमें हम c में नहीं लेंगे, अब इसमें लेंगे ये जो है ध्रुव है इसका, ये F1 और ये F2।
F2 इक्वल टू C के बराबर होगा। जो दर्पण में हमने C लिया था वो F2 के यहाँ पे इक्वल होगा। तो इसमें हम दो लेंगे F1 F2 और इधर 2 क्या हो जाएगा 2F1 2F2, इस प्रकार से ये ले लेंगे। तो जब F2 और अनंत के मध्य जब हम बिंब को लाएंगे तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, इस F2 और F1 के मध्य बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा होगा, इससे छोटा होगा, बिंब से छोटा। जब 2F पर ले आएंगे इस बिंब को तो उस समय जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 2F पे बनेगा। यानी कि ये 2F1 है, इस पे जो भी 2F2 पे ये F2 मानेंगे हम, ये 2F गलत लिख दिया, F2 है और ये F1 है। तो F2 पे जो बिंब है उसका प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर, इसके बराबर बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। इसको हम सही कर लेंगे, 2F2 नहीं होता है, ये F1 और F2 होता है और ये 2F1 और 2F2 होते हैं, इस प्रकार से। अब प्रतिबिंब बिंब जो है अगला, अगर 2F1 और F2 और F1 के मध्य होता है तो जो है 2F2 व अनंत के मध्य में ये बनेगा। ये आगे चला जाए, जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा इधर ये प्रतिबिंब है वो बड़ा होता जाएगा, उल्टा बनेगा और बड़ा होता जाएगा, इससे दूर भी होता जाएगा। तो बिंब से बड़ा हो गया, वास्तविक एवं उल्टा हो गया। F1 पर जब बिंब होगा तो ये जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर हो जाएगा, इस प्रकार से ये आकृति बन जाएगी और ये दोनों पैरेलल रेखाएं चलेगी, तो इस कारण ये समांतर रेखाएं कभी मिलेगी नहीं, तो इस प्रकार से अनंत बिंदु इसको माना जाएगा। वास्तविक उल्टा होगा, अत्यधिक आवर्धित इसको माना जाएगा। फिर है F1 और P, यानी कि ये जो P है इसका ध्रुव है और F1 के मध्य जब बिंदु को रखा जाता है बिंब को, तो ये आभासी बनेगा, पीछे से आता हुआ ऐसा लगता है, तो आभासी और सीधा बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा। अब अवतल दर्पण को जब हम लेते हैं तो इसमें कैसी आकृति बनेगी, तो अनंत पर जब बिंब है तो वो F1 पर आती हुई प्रतीत होती है कि ये जो इसकी आकृति बनेगी तो वो ऐसा लगेगा कि F1 से आ रही है। तो F1 पर इसकी प्रतिबिंब बनेगा इसका, और आभासी व सीधा होगा, आभासी बनेगा, सीधा होगा, अत्यधिक छोटा होगा यहाँ पर। इसी प्रकार अनंत व जो F1 है इसके बीच में जब होगा तो उस समय जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, F1 और प्रकाशीय बिंदु के बीच में, F1 और प्रकाशीय बिंदु के बीच में बनता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि आभासी होगा, सीधा होगा, बिंब से छोटा होगा। लेंस का सूत्र याद कर लेंगे, F1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, जबकि दर्पण के सूत्र में इसका उल्टा था। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो जो पावर है वो लेंस का वो होगा 1/F के इक्वल में, और इकाई क्या होगी, डायोप्टर होती है। ये पूछा जाता है कि लेंस की जो पावर है उसकी इकाई क्या है, तो वो डायोप्टर है। और क्षमता यहाँ पर पावर को किस प्रकार मापते हैं, तो 1/F इक्वल टू P। 11 चैप्टर है कार्य एवं शक्ति, वर्क एवं पावर, वर्क एंड पावर, ये अंक है जो 7 हैं इसके। कार्य क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो इस वस्तु से बल से वस्तु में विस्थापन जो है S हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल, यानी कि बल कितना लगाया, विस्थापन कितना हुआ, इसके गुणनफल के बराबर वर्क माना जाएगा, यानी कार्य माना जाएगा। इसको Fs भी लिख सकते हैं और cos थीटा में भी लिखते हैं, जिस एंगल से ये जो बल लगाया जाता है उस एंगल की इसके साथ में गुणन किया जाता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसके गुण है, इसकी विशेषता है, और कार्य की इकाई जो है वह है जूल, MKS सिस्टम है, इसको जूल जो है इसकी इकाई मानी जाती है। इस जूल को न्यूटन मीटर भी कहते हैं। फोर्स को न्यूटन में और इसको मीटर में मापा जाता है, इसके न्यूटन मीटर भी इसको कहा जाता है। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो कितना होता है, जैसे वर्क ये तो हो गया है डिस्टेंस और बल कितना लगा है उसके अनुसार, लेकिन अगर गुरुत्वीय बल द्वारा कोई कार्य किया गया, यानी कोई वस्तु ऊपर तक ले जाई जाती है, तो उस समय कार्य क्या होगा, mgs के बराबर होगा। g जो है यहाँ पे 10 माना जाता है, आपको पता है। ये ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन वो है, m है इसका द्रव्यमान है और h इसकी ऊंचाई हो जाएगी।
तो mgs जो है गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य वो mgs के इक्वल में हो जाएगा। शक्ति या पावर ये क्या है? कार्य करने की दर पर यूनिट टाइम में कितना कार्य किया जाता है उसको कहते हैं शक्ति। अर्थात कोई साधन t समय में w कार्य करता है तो उस साधन की शक्ति जो है p मानी जाती है, वो है w/t इक्वल टू हो जाएगा। तो p इक्वल टू w/t माना, उसको और क्या मान सकते हैं? F गुणा S वर्क के इक्वल है बटे t हो गया फिर, और ये जो है F इंटू वी हो गया, क्योंकि S/t जो होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है, तो F इंटू वी भी कर देते हैं। अब इसको F को ma भी लिखते हैं, तो MAV भी इसको लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू वेलोसिटी। तो इस प्रकार ये तीनों ही यूनिट ये हम अलग अलग जो है सूत्र है वो काम ले सकते हैं। जो भी दिया गया होगा इसमें, जैसे पावर निकालना है, कभी कभी मास दिया जाता है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी देकर पूछा जाता है कि पावर क्या है, तब भी हम ये कैलकुलेशन में काम आते हैं। पावर का मात्रक क्या है, यानी इकाई क्या है? वॉट या फिर जूल प्रति सेकेंड। शक्ति के बड़े मात्रक जो है वो क्या होते हैं? किलोवाट में मापा जाता है शक्ति को, बड़ी यूनिटों में इसको, मेगावाट में, अश्वशक्ति में, हॉर्स पावर जिसको कहते हैं उसमें। एक हॉर्स पावर ये सामान्यतः पूछा जाता है कि अश्वशक्ति या हॉर्स पावर है उसमें कितने वॉट होते हैं, तो 746 वॉट, या फिर इसको किलोवाट में बताएंगे हम तो 0.746 किलो वॉट। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। ये जैसे पावर है V इंटू आई, ये इलेक्ट्रिक करंट है I और V है इसका वोल्ट। इसको इसमें भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम में कितना जाता है, तो V इंटू Q/T भी लिख सकते हैं इस प्रकार। तो 1 किलोवाट आवर में कितनी ऊर्जा होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल ये ऊर्जा मानी जाती है। ये पूछा जाता है कि किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं या कितनी ऊर्जा होती है, तो ये हम लिखेंगे। किलोवाट आवर ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आंसर टाइप में हम देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 30 न्यूटन बल लगाने पर वह 15 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसमें हम कर देंगे कैसे से दिया हुआ क्या है, फोर्स यहाँ पर बल दिया गया है 30 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन वो दे रखा है 15 मीटर, तो वर्क ज्ञात करना। वर्क इक्वल टू हमें पता है कि F इंटू एस होता है, तो ये जब हम गणना कर लेंगे तो ये आएगा 450 जूल। इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 60 वॉट का एक बल्ब है, 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, तो 30 दिन में कुल कितनी ऊर्जा विद्युत इकाई का उपयोग करेगा। तो अब दिया गया क्या है, सबसे पहले शक्ति दे रखी है 60 वॉट है, और टाइम दे रखा है, कुल टाइम कितना होगा, 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है 30 दिन में, तो कुल घंटे कितने हो गए, समय 240 घंटे। अब ऊर्जा की खपत हमें निकालनी है, तो वॉट इंटू घंटा बटे 1000, तो इसमें वॉट जो है वो 60 है, 240 जो है वो घंटे हो गए इसके, और ये 1000 इसके नीचे इसके भाग में चले गए, तो ये 14.4 किलोवाट आवर। इसको सॉल्यूशन करने पर ये उत्तर इसका आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक 20 kg की द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर ऊपर चढ़ाने में 1 मिनट का समय लगता है, तो व्यर्थ की गई जो शक्ति क्या है वो ज्ञात करनी है। G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लेंगे इसको। तो दिया गया क्या है, जो है मास है वो दे रखा है, हाइट दे रखी है कितनी जानी है, और टाइम दे रखा है। तो शक्ति के इक्वल टू क्या है, हम ले लेंगे W/T, और यहाँ पे जब ग्रेविटेशन जो है उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो mgs इसको हम लेंगे W की जगह, और T आ जाएगा। इसको गणना करने पर इसका जो आएगा उत्तर 16.67 वॉट आ जाएगा उत्तर। 12वां जो पार्ट है वह है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, मेन नेचुरल रिसोर्सेज। ये 6 अंक का है, और सबसे पहले इसमें टर्म आती है संसाधन। रिसोर्सेज कहते हैं किसको हैं, प्रत्येक वह वस्तु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव के उपयोग में आती है उसको कहते हैं रिसोर्सेज या फिर संसाधन। यानी कि जो मानव के उपयोग में आती है प्रत्येक अप्रत्यक्ष रूप से उसको संसाधन कहते हैं। और संसाधनों में प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं,
प्रकृति में विद्यमान जिन संसाधनों को हम बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। इसके उदाहरण जैसे वन, वन्य जीव, नदी, झील, पहाड़, वायु, खनिज पदार्थ, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वर्गीकरण इनका करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का, तो वर्गीकरण दो प्रकार से होगा। एक तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय। इसमें आ जाता है प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय है, अनवीकरणीय। दूसरा आ जाता है जैविक, अजैविक। जैविक है या अजैविक है, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय, इसमें हम अंतर करेंगे और इसमें अंतर अक्सर पूछा जाता है। तो जैविक जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या होते हैं? जीव मंडल से प्राप्त संसाधन होते हैं, उसको कहते हैं जैविक संसाधन। इसमें क्या क्या होता है? मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीवाश्म इत्यादि सारे जैविक संसाधन के अंदर आते हैं। अजैविक जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें निर्जीव एवं अजैविक वस्तुओं से प्राप्त जो संसाधन है वो है, जैसे प्रकाश है, हवा या वायु है, मृदा, जल, खनिज इत्यादि, ये अजैविक संसाधन कहलाते हैं। तो ये इनमें अंतर हो गया। इसी प्रकार नवीकरणीय जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या होते हैं? इसको नवीकरणीय को रिन्यूएबल भी कहते हैं। तो वे संसाधन जो प्रकृति में असीम है तथा जिनके समाप्त होने पर उनकी प्रतिपूर्ति संभव है, यानी कि वापस इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे जो स्रोत हैं, सोर्स हैं, उनको कहते हैं नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा है, जंगल है, जल है, इनको वापस प्राप्त कर दिया जा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। और अनवीकरणीय कौन से हैं? नॉन रिन्यूएबल। तो वे प्राकृतिक संसाधन जिनका प्रकृति में सीमित भंडार है और जिनकी समाप्ति पर प्रतिपूर्ति इनकी संभव नहीं है, यानी उनको वापस पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो संसाधन हैं उनके उदाहरण हैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ये सारे के सारे अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन होते हैं। वन यानी फॉरेस्ट। अब इसे वनोन्मूलन के कारण, इसके प्रभाव, वनों का महत्व, ये एक साथ हम बिंदु देखेंगे। तो वनोन्मूलन के कारण क्या क्या है? कृषि कार्यों हेतु जो भूमि काम ली जाती है, शहरीकरण जो विस्तार होता है उसके कारण वन का उन्मूलन यानी कि वनों का नष्ट होता है, वन नष्ट होते हैं। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप वनों का नष्टीकरण होता है। पशुपालन यानी कि पशुपालन के फलस्वरूप वन जो है वो उपयोग में लिए जाते हैं। सड़क और रेल निर्माण में वनों को हटाया जाता है। वाहन निर्माण, घरेलू ईंधन इत्यादि में मांग जो रहती है, इसके कारण वन उन्मूलन होते हैं। और दूसरा कारण क्या है? झूम कृषि। झूम कृषि क्या है? आदिवासियों में प्रचलित कृषि की पद्धति है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जलाकर खेती की जाती है। भूमि का उपजाऊपन खत्म होने पर अगले स्थान पर यही दोहराया जाता है। यानी कि झूम कृषि के अंतर्गत क्या होता है? आदिवासी वो हैं, जंगलों को काट कर उसको जला दिया जाता है, जलाकर वो खेती करते हैं, और जैसे ही उसकी उत्पादन क्षमता कम होती है यानी उपजाऊपन खत्म होता है तो वो दूसरे वनों को, उसी के पास स्थित वनों को जलाकर उसको छोड़ देते हैं और दूसरे वनों को जलाकर और खेती करते हैं। इस प्रकार वन जो नष्ट होते हैं वो झूम कृषि के कारण काफ़ी वन जो नष्ट हो जाते हैं। और दूसरे वन नष्ट होने के कारण ये जो सारे कारण है वो हम याद करेंगे। इसके प्रभाव क्या है वन उन्मूलन के? तो उसमें मरुस्थलीकरण हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, वन्य जीव का विनाश होता है, जितने भी वनों पे पलने वाले वन्य जीव है, और मृदा जो है उसका अपरदन ज़्यादा होता है। प्राकृतिक और आपदा जो है उनकी आवृत्ति जो बार बार होगी, जैसे अतिवृष्टि का होना या फिर आंधियों का आना या फिर भूकंप या ज्वालामुखी, ये सारे के सारे जो प्राकृतिक आपदा हैं वो वन उन्मूलन के कारण संभव है। नदियों का जो उथलीकरण है वो भी वन उन्मूलन के कारण होता है। जलवायु में परिवर्तन, जो ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा अभी चल रहा है, तो उसमें ये सारे के सारे जो प्रभाव है कहीं न कहीं वन उन्मूलन के कारण होते हैं। वनों का जो महत्व है क्या है? तो देखें कि वन जो है वो हरा सोना है, जिसके मूल्यांकन, पुनर्रोपण और संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। वनों से अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। महत्व किस प्रकार है कि ये पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं, वर्षा लाने व भूमि कटाव को रोककर मृदा क्षरण व भूस्खलन को रोकते हैं तथा मृदा की उर्वरता बढ़ाते हुए वन्य जीवों को आवास प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये वनों का महत्व है। एक टर्म आती है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी क्या है? वन संरक्षण हेतु व्यक्तियों के लिए व्यक्तियों द्वारा चालित एक विशिष्ट कार्यक्रम है। इसमें जो व्यक्ति है, जो है समाज है, वो समाज के लिए और समाज द्वारा ये संचालित होता है वन को बचाने के लिए या वन रोपण के लिए। इसको कहते हैं सामाजिक वानिकी। और वन्य जीव जो है
इस पर आएंगे तो सबसे पहले कि वन्य जीव विलुप्ति के कारण क्या क्या है, विलुप्त क्यों होते जा रहे हैं। तो विलुप्त होने के कारण है वन्य जीवों के, वो है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, जहाँ वो रहते हैं उनके आवास है वो नष्ट हो जाते हैं, जनसंख्या वृद्धि इसके कारण, वृहद जल परियोजनाएं उसके कारण, अवैध खनन और शिकार, शहरों का अनियंत्रित विस्तार, पर्यावरण में परिवर्तन या जलवायु में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, तो इसके कारण जो वन्य जीव है वो विलुप्त हो रहे हैं लगातार। संरक्षण, संरक्षण क्या है, वन्य जीव के संरक्षण की दृष्टि से कुछ सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, ओरण आदि प्रमुख है। ये संरक्षण के प्रकार है, राष्ट्रीय पार्क वगैरह, और इनमें जो है वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। तो 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था, सरकारी प्रयास है ये। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकृति के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो IUCN ने विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई जातियों को लाल आंकड़ा पुस्तक रेड डाटा बुक में संकलित किया है। तो काफ़ी बार ये पूछा जाता है जो रेड डाटा बुक है वो क्या है, तो इसमें संकलन किया गया है जो विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए या फिर विलुप्त हो चुकी हैं जो प्रजातियां, चाहे पेड़ पौधों की हो चाहे वन्य जीवों की हो, तो वो सारा IUCN ने ये इकट्ठा किया आंकड़ा, और रेड डाटा बुक नाम की पुस्तक है उसमें उसका संकलन किया है। चिपको आंदोलन, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। तो चिपको आंदोलन जो है ये दोनों ही जो है, वन्य जीव पुरस्कार हो अमृता देवी चाहे चिपको आंदोलन, ये वन्य जीव संरक्षण, वन और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड में 1973 में ये जो चला था, और अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार ये दिया जा रहा है। और अमृता देवी जो है इसके नाम से, ये कौन है, ये खेजरली जो बलिदान हुआ था 1730 में, जिसमें अमृता देवी के नेतृत्व में 363 विष्णुई हैं वो शहीद हो गए थे खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए। तत्समय जो राजा थे जोधपुर के, उन्होंने वो आदेश दिया था खेजड़ी को काटने के लिए, तो उस समय अमृता देवी के नेतृत्व में विष्णुई समाज ने इसमें योगदान दिए थे। 363 विष्णुई करीब इसमें शहीद हो गए थे। उनकी याद में ही, उनके बलिदान की याद को जीवित रखने के लिए अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है वो दिया जाता है। जल संरक्षण एवं प्रबंध। तो जल संरक्षण प्रबंध में जल को बहुमूल्य संपदा घोषित करके उसका समुचित उपयोग करना, ये उद्देश्य है। घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोकना है। भूजल में अतिदोहन पर जो है, भूजल के अतिदोहन पर रोक लगाना। वर्षा जल संग्रहण की विधियां हैं वो विकसित करना है। जल को प्रदूषित होने से बचाना। जल को पुनः चक्रित कर उपयोग में लेना। फव्वारा व बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जैसी नवीन तकनीकी है उसका विकास करना और उपयोग करना। तो ये सारे जल संरक्षण और प्रबंध के अंतर्गत आता है। यानी कि जल को संरक्षित किस प्रकार किया जाए और उसको प्रबंध किस प्रकार से किया जाए कि जल जो है वो सभी के उपयोग में लिया जाए और जल का जो है वो संरक्षण भी किया जा सके। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां कौन कौन सी, यानी कि राजस्थान में जो पुराने समय से जो प्रचलित है जल के बचाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो जैसे खड़ीन का निर्माण करना है, तालाब है, झील, बावड़ी, टोबा, कुई, टांका, ये सारी की सारी विधियां हैं, प्रकार हैं जो राजस्थान में पुराने समय से ऐतिहासिक रूप से संरक्षण के, जल के संरक्षण के रूप में ये काम में ली जाती रही है। तो इसमें हम पढ़ लेंगे खड़ीन क्या होता है। जो धोरों के बीच में जो एक पृष्ठ है जहाँ पर वाटर जब इकट्ठा होता है उसके एक और जो पक्की मेड़ बना दी जाती है वहाँ पे जल का संरक्षण होता है। तालाब में इसी प्रकार से नीची ज़मीन होती है जो मिट्टी वाली, उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है और उसको उपयोग में लिया जाता है। इसी प्रकार झील, बावड़ी, टोबा, कुई और टांका, ये सारी की सारी संरक्षण इस प्रकार से किए जाते हैं। एक है जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन, वाटर शेड मैनेजमेंट, ये क्या होता है ये पूछा जाता है। तो जल संभर प्रबंधन जो है पृष्ठीय जल और भूजल संसाधन। पृष्ठीय कौन से, जो जमीन के ऊपर पाया जाता है जल, और जमीन के अंदर जो पाया जाता है वो भूजल। ये जो संसाधन है कि कुशल प्रबंध और संरक्षण को संदर्भित करता है। इसका है जल संभर के अंतर्गत ये दोनों ही जो जल है, चाहे पृष्ठ पर हो चाहे अंदर हो, दोनों को ही कुशल उसका प्रबंधन करना है, उसका संरक्षण करना है। इस संदर्भ में ये जल संभर प्रबंधन आता है। इसके अंतर्गत प्रवाहित जल को रोकना और विभिन्न विधियां जैसे अंतःसंवरण टैंकों, पुनर्भरण कुओं आदि के माध्यम से भूजल का संचयन और पुनर्भरण सम्मिलित
किया जाता है इसमें। अब है राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क जो है ये क्या है? ये वे प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। पशुओं की चराई प्रतिबंधित होती है यहाँ पे, अवैध शिकार आदि पर प्रतिबंध होता है। इसका नियंत्रण प्रबंध और नीति निर्धारण जो है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। भारत में 166 जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है अभी समय तक। इसमें अलग अलग जैसे पूछे जाते हैं कभी कभी कि जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? असम में। गिर जो है वो गुजरात में। ग्रेट हिमालयन जो है वो हिमाचल प्रदेश में। बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में। सतपुड़ा है वो मध्य प्रदेश में है। और सुंदरबन वो वेस्ट बंगाल में होते हैं। रणथंभौर वो राजस्थान में। केवलादेव घाना जो है वो भी राजस्थान में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है। अभ्यारण्य या सेंचुरी जो है ये क्या है? ये संरक्षित क्षेत्र हैं जिनमें वन्य जीवों का शिकार व आखेट पर निषेध होता है। नियंत्रण एवं प्रबंध राज्य सरकार के अधीन होता है इसका। और भारत में अब तक 515 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित हैं। नागार्जुन जो सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आंध्र प्रदेश में है। हजारीबाग वन्य प्राणी विहार जो है वो बिहार में है। और नाल सरोवर अभ्यारण्य है वो गुजरात में है। मनाली अभ्यारण्य वो हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रप्रभा प्राणी विहार जो यूपी में है। राजस्थान में जो अभ्यारण्य स्थित है वो देखें कि सरिस्का वो अलवर में। दर्रा कोटा में है। माउंट आबू सिरोही में। ताल छापर चूरू में। जवार सागर कोटा में। सीता माता प्रतापगढ़ में। केवलादेव जो है वो करौली में। और नाहरगढ़ है वो जयपुर में है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। जीव मंडल निश्चय या बायोस्फीयर रिजर्व जिसको कहते हैं, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं? ये होते हैं वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु या वैज्ञानिक अध्ययन हेतु शांत क्षेत्र घोषित होते हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित है। और भारत में प्रथम जो स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो 1986 में स्थापित किया गया था। और अब है 14वां जो है अध्याय, इसमें पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अंकवार इसका 6 है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति पादप या उनके उत्पादों से होती है तथा इन उत्पादों को अग्रलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे भोज्य संबंधी पादप कौन से? औषधीय पादप या निर्माण संबंधी पादप। तो ये 3 प्रकार के जो वर्ग है इनमें भोज्य यानी भोजन संबंधी, औषधीय यानी औषधि के रूप में, और निर्माण संबंधी यानी निर्माण कार्यों के लिए। तो 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण है। भोज्य संबंधी पादप जो है उनके पादप कौन से, उनके वैज्ञानिक नाम क्या है, उपयोगी भाग कौन सा, ये याद कर लेंगे, ये सामान्यतः पूछा जाता है। तो गेहूँ जो है वीट जो है इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, इसका बीज उपयोगी भाग है। चावल को कहते हैं ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, इसका बीज है वो उपयोगी भाग है। जो खाद्य संबंधी ज़्यादातर जो बीज ही होते हैं। और मक्का को कहते हैं जियामेज। बाजरा को जो है वो है पेनिसेटम टाइफोइसिस, पेनिसेटम टाइफोइसिस। चना को कहते हैं साइसर एरिटिनम, साइसर एनिटिनम। और मटर जो है उसको कहते हैं पाइसम सटाइवम। मूंगफली है वो एरिकिस हाइफोजिया, एरिकिस हाइफोजिया। और सोयाबीन जो है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स जो है उसका वैज्ञानिक नाम है सोयाबीन का। और ज़्यादातर जो सभी है वो लगभग बीज है वो इसका उपयोगी भाग है भोज्य संबंधी में। उसके बाद में औषधीय पादप, औषधीय पादप में वैज्ञानिक नाम और उपयोगी भाग कौन कौन से देखें। हल्दी को कहते हैं कुरकुमा लौंगा, वैज्ञानिक नाम है ये, इसमें तना जो है उपयोगी भाग है। अदरक है जिंजीबार ऑफिसिनेल, जिंजीबार ऑफिसिनेल, ये तना है इसका उपयोगी भाग। गूगल को कहते हैं कॉमीफेरा बर्टाई, कॉमीफेरा बर्टाई, तना है ये। सर्पगंधा को कहते हैं राउवल्फिया सर्पेंटाइना, ये जड़ होती है इसमें उपयोगी भाग और राउवल्फिया सर्पेंटाइना की। और अश्वगंधा को कहते हैं विथानिया सोमनीफेरा। कुनैन जो है सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना ये पेड़ का नाम है जिससे ये कुनैन प्राप्त होती है। तो सिनकोना ऑफिसिनेलिस इसका नाम है वैज्ञानिक, ये छाल काम में ली जाती है। इसी प्रकार अफीम में जो है पेपेवर सोमनीफेरस, पेपेवर सोमनीफेरस, इसमें जो फल है वो इसका उपयोगी भाग होता है। ग्वारफाटा जिसको कहते हैं एलोवेरा, ग्वारफाटा को एलोवेरा कहते हैं, इसमें पर्ण या पत्ती जो है वो उपयोगी भाग होती है। तुलसी को कहते हैं ओसिमस सेंक्टस, ओसिमस सेंक्टस, जो पर्ण या पत्ती भी इसमें इसका उपयोगी भाग है।
निर्माण संबंधी पादप और उसके वैज्ञानिक नाम। जैसे जूट है, जूट को कॉर्कोरस कैप्सुलरिस कहते हैं, कपास को कहते हैं गॉसिपियम स्पीसीज, सन को कहते हैं क्रोटोलेरिया जुन्सिया, नारियल को कहते हैं कोकस न्यूसिफेरा, सागवान जो है टेक्टोना ग्रैंडिस, शाल को कहते हैं सोरिया रोबस्टा, रोइडा जो है वो टेकोमेला अंडुलेटा, और खेजड़ी को कहते हैं प्रोसोपिस सिनेरिया, देवदार जो है सिड्रस देवदारा। तो सामान्यतः जो राजस्थान से संबंधित है रोइडा और खेजड़ी, तो इसमें टेकोमेला अंडुलेटा जो है उसको रोइडा कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं प्रोसोपिस सिनेरिया। तो ये तो मुख्य रूप से याद करनी है, बाकी भी याद जितने हैं वो रिवाइज आप कर सकते हैं। जंतुओं का आर्थिक महत्व में इसमें कौन कौन से हैं जो जंतु जिसके आर्थिक महत्व है पढ़ने हैं हमें। मधुमक्खी पालन या इसको कहते हैं एपीकल्चर, रेशम कीट पालन या फिर कैसे हैं सेरिकल्चर, मछली पालन जिसको पिस्सीकल्चर भी कहते हैं, पशुपालन जो है वो जिसमें डेयरी उद्योग है, मुर्गी पालन है, उन उद्योग ये इत्यादि आ जाते हैं पशुपालन। तो ये सारे आर्थिक महत्व हम इसको शॉर्ट में करेंगे। सबसे पहले जो है सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन। तो बम्बैक्स मोरी होता है, ये कीट होता है बम्बैक्स मोराई, तो जो शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करते हैं लार्वा अवस्था में। और ये जो लार्वा है, लार्वा के मुंह से लार निकलती है जो सूख कर धागा बन जाती है। लार्वा विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। ये जो लार्वा है विकसित होकर क्या बनता है कैटरपिलर, और ये कैटरपिलर जो है धागे को चारों ओर लपेटते हुए कोकून का निर्माण करता है। जो धागा बना था लार के श्रावण से, वो जब ये लपेटते हुए अपने चारों ओर कोकून का निर्माण कर लेता है, इस अवस्था को कहते हैं प्यूपा। और इस अवस्था में कीट को गर्म पानी में डालकर इससे रेशम का धागा प्राप्त कर लिया जाता है। इस अवस्था में अगर इसको कीट को गर्म पानी में डाला नहीं जाता है तो ये उस धागे को तोड़कर इसको नष्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको पहले इसमें डाल दिया जाता है। अब है मधुमक्खी पालन या फिर एपीकल्चर। तो मधुमक्खियाँ झुंड बनाकर रहती है जिसे कॉलोनी कहते हैं। तो मधुमक्खियों को फूलों से रस संग्रहण करना, छत्ते का निर्माण, प्रजनन करना, अपने संघ की सुरक्षा करना आदि कार्य करने पड़ते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियाँ निर्धारित होती है और इस विधि से कार्य करने को श्रम विभाजन कहते हैं या फिर कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर के अंतर्गत क्या है, सभी मधुमक्खियाँ जो 3 प्रकार की इसमें पाई जाती है वो सभी अपने अपने निर्धारित कार्यों को करती हैं। एक कॉलोनी में जो है 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं, रानी मधुमक्खी, नर और कमेरी। ये 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ हैं। रानी क्या करती है, पूरी कॉलोनी में केवल एक मादा मक्खी होती है और ये प्रजनन का कार्य करती हैं। इसी प्रकार नर जो होते हैं वो 250 0 से 250 तक के हो सकती है इसकी संख्या, और ये क्या करती है, रानी मधुमक्खी के गर्भाधान का कार्य करते हैं। सभी नर प्रयास करते हैं पर कोई एक जो है इसमें सफल हो पाता है। कमेरी जो है इसको ये श्रमिक भी कहते हैं इनको, कमेरी को, और इनका कार्य क्या है, फूलों से रस इकट्ठा करना। मछली पालन या फिर पिस्सीकल्चर जिसको कहते हैं या फिशरीज कहते हैं, इसका महत्व क्या है। तो मछली पालन बाकी में तो हम सब जानते हैं कि मछली पालन है क्या, लेकिन इसमें इसका महत्व क्या है कि प्रोटीन युक्त जो भोजन है वो मिलता है, रोज़गार को बढ़ावा मिलता है इससे, और विटामिन डी और ए जो है इसके मछली में पर्याप्त, मछली के तेल में भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और मच्छरों के नियंत्रण हेतु मछली पालन का उपयोग किया जाता है। एक्वेरियम जो है वो है, और बहुमूल्य पदार्थ। इस प्रकार पिस्सीकल्चर का या फिर मछली पालन का महत्व है। मुर्गी पालन या फिर पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग जो है इसमें क्या होता है, अंडे व चिकन के रूप में सस्ता व सुलभ भोजन उपलब्ध हो जाता है, रोज़गार मिलता है, प्रोटीन युक्त ये भोजन होता है। अंडे से वैक्सीन निर्माण भी किया जाता है। अनुपयोगी अंडे जो है वो पशु आहार व खाद बनाने में उपयोग लिए जाते हैं। केक, साबुन व शैम्पू इत्यादि में उपयोग लिए जाते हैं। तो मुर्गी पालन का इन चीज़ों में उपयोग होता है। मोती या फिर पर्ल कल्चर कहते हैं, पर्ल या मोती होता है, उसको जो है कल्चर या फिर इसको मोती उगाना कहते हैं। वो किस प्रकार से होता है, तो मोलस्का संघ के जंतु जो सीप होती है के द्वारा स्रावित पदार्थ के संचय से निर्मित गोलाकार, सफ़ेद, चिकने, चमकीले और कैल्शियम कार्बोनेट का नाम मोती है। तो मोती का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। औष्ठ जाति का घोंघा होता है, वायु, जल व भोजन के लिए कभी कभी जब सीप के द्वार खोलता है तो रेत के कण, कीड़े मकोड़े आदि विजातीय पदार्थ सीप में प्रवेश कर जाते हैं। ये बनता कैसे है, उसकी प्रक्रिया बताइए। घोंघा अपनी त्वचा से निकलने वाले नेक्रे नामक
चिकने तरल पदार्थ द्वारा उस विजातीय पदार्थ पर परत चढ़ाने लगता है। इस नाभि के चारों ओर जमने वाला पदार्थ अंत में मोती के रूप में लेता है और रासायनिक रूप से मोती जो है सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये रासायनिक रूप से जो मोती है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसके वैज्ञानिक नाम हम देख लेंगे। लाख का कीट है, इसका वैज्ञानिक नाम है लेसिफर लेका। प्रवाल का कंकाल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। राजस्थान का राज्य पुष्प जो है वो रोइडा है, टिकोमेला अंडुलेटा हमने पढ़ लिया था। इसको मारवाड़ का सागवान भी कहा जाता है। इसी प्रकार राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी है, और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। अब 15 जो है लेसन है वो है पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अंक बार इसका 6 है। इस प्रकार ये हम याद कर लेंगे कि पृथ्वी की संरचना जो इस प्रकार से है। इसका जो मध्य भाग है इसको कहते हैं क्रोड, और इसके ऊपर का भाग है वो मेंटल, और सबसे ऊपर का भाग है भूपर्पट्टी या क्रस्ट। इसकी देखें मोटाई है 0 से 200 किलोमीटर तक लगभग भूपर्पट्टी होती है, 200 से आगे 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल होती है, और 2900 से लेकर 6378 किलोमीटर तक ये जो है अंदर का भाग है वो क्रोड का होता है। वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार पृथ्वी का जन्म 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर नेबुला से हुआ था। ये इसका इतिहास है कि इसका जन्म लगभग कब हुआ होगा, 4.5 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की संरचना जो है परतों के रूप में है। मोटे तौर पर इसे 3 परतों में बांटा जाता है। ये हमने अभी देखा था उसमें आकृति में, इस प्रकार ये इसके तीनों में ही हम अंतर करेंगे। भूपर्पट्टी जो है वो क्या है, सबसे बाहरी ठोस परत है, पृथ्वी की त्वचा कहते हैं इसको। मोटाई सभी स्थानों पर समान नहीं होती है इसमें, और इसको 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक इसकी मोटाई हो सकती है। फिर इसमें जाएं मेंटल में, तो मेंटल जो है द्वितीय परत है। अधिकांश जो है ये गर्म और पिघली चट्टानों से बना होता है, और मोटाई इसकी 200 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। क्रोड या कोर कहेंगे, ये जो है केंद्रीय परत होती है, सबसे अधिक गर्म होती है, 7000 डिग्री सेल्सियस तक ये हो सकती है, और मोटाई इसकी 2900 से आगे 6378 किलोमीटर तक। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग है जल से ढका है, तथा 30% भाग वो स्थल से है। इस प्रकार मैदान, पहाड़, पठार, घाटियाँ ये इसमें शामिल है। विवर्तनिक शक्तियाँ यानी टेक्टोनिक जो पावर है वो क्या होते हैं। टेक्टोनिक पावर जो है टेक्टोनिक पावर है वो क्या होते हैं। विवर्तनिक शक्तियाँ पृथ्वी की सतह को बदलने का कार्य करती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। ये पृथ्वी को सतह को बदलने वाली जो शक्तियाँ होती है वो होती है विवर्तनिक शक्तियाँ, और ये 2 प्रकार की होती है। ये कौन सी है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक जो है शक्तियाँ ये होती है, इसकी उत्पत्ति आंतरिक भाग में होती है, इसके कारण आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के बाह्य भाग में होती है, इसके कारण इसको बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ कहते हैं। कारण आंतरिक ताप और ऊपरी पृष्ठ में हलचल इसका कारण है, जबकि इसका कारण है वातावरणीय, और अपक्षय अपरदन इसमें होता है इसमें। तो इसका उदाहरण है ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के उदाहरण है ये। और बाहरी जो बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ उसमें अपक्षय और अपरदन। अपक्षय के अंतर्गत क्या होता है, सूर्य की गर्मी या वर्षा, पाला, वायु इत्यादि से कारण क्या होता है, टूट फूट होती है चट्टानों में वगैरह में, तो उसको कहते हैं अपक्षण। और अपरदन मतलब जो ये टूटे हुए हिस्से हैं वो वायु, जल, बर्फ इत्यादि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी होती क्या है, वह छिद्र या विवर या द्वार कहते हैं, दरार कहते हैं, जिससे पृथ्वी के अंदर से धुआं, राख, वाष्प जैसे गैसें बाहर निकलती है, इसको कहते हैं ज्वालामुखी। भूकंप क्या होता है, भूपर्पट्टी के नीचे आंतरिक गर्म लावा के कारण ऊपरी प्लेटों में हलचल के फलस्वरूप ऊपरी परत का कंपना, इसको कहते हैं भूकंप। कुल 29 प्लेटें मानी जाती है, जिसमें 6 प्रमुख बड़ी प्लेटें होती है, बाकी 23 छोटी प्लेटें हैं। ज्वार भाटा क्या होता है, धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार, तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। यानी कि जब ऊपर उठता है उसको ज्वार कहते हैं, और नीचे जब उतरता है उसको कहते हैं भाटा। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य है। ज्वार भाटा का कारण कौन है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। सुनामी किसको कहते हैं, सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूकंपीय सागरीय लहर।
भूकंपीय सागरीय लहर इसका जापानी शब्द का अर्थ है। और सुनामी के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें जो है वह उठती है। भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां, ये भी 6 अंक भार का है। तो वैज्ञानिक है, उनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं वो सारी हम इसमें देखेंगे और यही पूछा जाता है। सुश्रुत है सबसे पहले, ये सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा का ज्ञान दिया था इन्होंने। शल्य चिकित्सा, इसको प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने सबसे पहले की थी, इसलिए इसको प्लास्टिक सर्जरी का पिता भी कहा जाता है सुश्रुत को। इनकी पुस्तक थी सुश्रुत संहिता। शल्य चिकित्सा में 101 यंत्र का ज्ञान दिया गया है इस पुस्तक में, सुश्रुत संहिता में। यंत्र या उपकरण कह देंगे इसको। चरक, चरक जो है आयुर्वेद चिकित्सा के आचार्य थे ये। इसकी पुस्तक का नाम है इनकी चरक संहिता। और इन्होंने रोग का जो कारण बताया किसी भी शरीर में, उन्होंने कहा कि पित्त, कफ और वात, इन तीनों में जब असंतुलन होता है तब कोई रोग पैदा होता है। और इन्होंने आयुर्वेद में इन्हीं तीनों पित्त, कफ और वात के असंतुलन को नियंत्रण करने के संदर्भ में ही आयुर्वेद चिकित्सा का ज्ञान दिया था और वो चरक संहिता में संकलित है। सीवी रमन, सीवी रमन भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे ये। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और इस रमन प्रभाव की खोज के महत्व को देखते हुए इनको नोबेल पुरस्कार दिया था 1930 में। रमन प्रभाव क्या है? समुद्र और आकाश के नीले होने का कारण बताया इन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, वर्ण एवं ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए थे। अन्य जो अनुसंधान है वो इन पे किए थे और रमन जो प्रभाव है वो ये था। और इन्होंने एक और कार्य किया था, रमन ने वीणा, मृदंग, तानपुरा, ये जो भारतीय वाद्य यंत्र है ये, और वायलिन, पियानो जैसे विदेशी यंत्र है, इनके ध्वनिक गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए थे सीवी रमन ने। होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने कॉस्मिक किरणों पर कार्य किया था। कॉस्मिक यानी बाहरी जो ब्रह्मांड से आने वाली किरणें हैं उन पर कार्य किया था। भारतीय परमाणु विज्ञान के इसको पिता माना जाता है इनको। परमाणु शक्ति आयोग के ये अध्यक्ष रहे हैं और जितने भी परमाणु शक्ति संचालन के जितने भी रिएक्टर्स हैं वो इन्हीं की देन है कि इन्होंने शुरुआत यहाँ पे भारत में की थी। इनकी स्मृति में ट्रॉम्बे स्थित परमाणु शक्ति संस्थान जो है उनका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया है होमी जहांगीर भाभा के नाम से। प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय कौन से? रसायन विज्ञानी थे ये और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था। फार्मास्यूटिकल यानी मेडिकल लाइन में जितनी भी दवाएं वगैरह है उस क्षेत्र में। अल्प पूंजी से विलायती ढंग की औषधियाँ तैयार करने के लिए बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क की स्थापना की थी। तो इन्होंने जो सबसे पहले विलायती यानी कि विदेशी ढंग से जो औषधियाँ बनती थी, ये जो जितनी भी दवाएँ एलोपैथिक, तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले भारत में इन्होंने ही बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से इन्होंने ये स्थापना की थी प्रफुल्ल चंद्र राय ने। पंचानन माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी जो है वनस्पति वैज्ञानिक थे और इनका मुख्य कार्य क्या था? पादप भ्रूण विज्ञान पर कार्य इन्होंने किया था। भ्रूण विज्ञान व पादप क्रिया विज्ञान के सम्मिश्रण से फूलों के विभिन्न भागों के कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने के पर्याप्त सफलता हासिल इन्होंने की थी। तो टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला है उसकी स्थापना इन्होंने पंचानन माहेश्वरी ने की थी। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम नाम सबको पता है। इन्होंने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकी जो है उसका प्रशिक्षण लिया था और भारत का पहला रॉकेट है नाइक अपाचे, इसको छोड़ा था इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने। इन्होंने समन्वित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम, इसके तहत अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये सारी की सारी जो मिसाइलें हैं इनका विकास और इसका प्रक्षेपण इन्होंने किया था। 1998 पोखरण में जो 1998 में परमाणु विस्फोट किया गया था वो डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में ही किया गया था। मिसाइल के विकास में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली, ये भारतीय पक्षी विज्ञानी है और इन्हें भारत का बर्ड मैन भी कहा जाता है। इनकी आत्मकथा है द फॉल ऑफ स्पैरो, द फॉल ऑफ स्पैरो इनकी आत्मकथा है। भारत का बर्ड मैन है ये और भारतीय पक्षी विज्ञानी ये डॉक्टर सलीम अली है। 1990 में भारत सरकार ने उनके
सम्मान में कोयम्बटूर में एक सेंटर की स्थापना की है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। ये इनकी डॉक्टर सलीम अली के सम्मान में इनकी स्थापना की है कोयम्बटूर में। अब है 19वां चैप्टर, 8 अंक का है ये, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो जैव विविधता है, जैव प्लस विविधता 2 शब्दों से बना है। जैव का मतलब है जीवन और विविधता का मतलब है विभिन्नता। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाले जीवधारियों के मध्य पाई जाने वाली विषमता, विभिन्नता और जटिलता, विषमता, विभिन्नता और जटिलता जो है उसी को ही कहा जाता है जैव विविधता। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए जैव विविधता का बना रहना आवश्यक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है जितना अधिक जैव विविधता से भरा पूरा होगा उतना ही अधिक ये संतुलित होगा। और जैव विविधता के 3 स्तर बताए इन्होंने, क्या है? प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता और पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता। 3 तरह की जो स्तर है जैव विविधता के ये हैं। तो प्रजाति जो विविधता है वो क्या होती है? किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवों यानी पेड़ पौधे जंतु जो है उसकी विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की प्रजाति विविधता कहलाती है। यानी कि जीवों की कुल संख्या कितनी है वो प्रजाति विविधता के अंतर्गत आती है। यह किसी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की मापन की इकाई हो जाती है प्रजाति विविधता। आनुवंशिक विविधता का मतलब है कि एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य आनुवंशिक यानी जीन के कारणों से पाई जाने वाली विभिन्नता, जो विविधता पाई जाती है उसको कहते हैं आनुवंशिक विविधता। इससे क्या होगा? ये अधिक होने से स्थायित्व में वृद्धि होती है। आनुवंशिक विविधता अधिक होने से क्या होगा? स्थायित्व ज़्यादा होगा। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता क्या है? तो यह है किसी पारिस्थितिकी तंत्र की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय विशिष्टता के फलस्वरूप वहाँ पाए जाने वाले जीवन में विभिन्नता और विशिष्टता जो पाई जाती है उसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। जैसे घास के मैदान है, मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय वन है, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये 3 स्तर है इसके जैव विविधता के, तीनों के 3 हम याद कर लेंगे। इसके बाद में वैश्विक जैव विविधता की संपूर्ण सूचना नहीं है, ये एक डाटा है वो है, लेकिन मिलेनियम इकोसिस्टम असाइनमेंट के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा जीव विविधता से संपन्न क्षेत्रों में से एक है। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो पृथ्वी पर कहीं पाई जाती है तो वो भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द पाई जाती है। और ये मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार लगभग पृथ्वी पर जीवों की जो संख्या है वो 50 से 300 लाख के करीब है। भारत जो है, भारत के बारे में है ये कि भारत अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण जैव विविधता से समृद्ध देश है। यहाँ पूरे विश्व की जैव विविधता की लगभग 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। विश्व की कितनी जैव विविधता? 7 से 8% पाई जाती है। यहाँ सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र विद्यमान है। इस कारण भारत विश्व के 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। जैव विविधता तप्त स्थल, हॉटस्पॉट जो है जैव विविधता के वो क्या है? तो ये अवधारणा जो है हॉटस्पॉट की वो दी है नॉर्मन मेयर्स ने 1998 में। नॉर्मन मेयर्स, और ये ब्रिटिश पारिस्थितिकविद है, ये ब्रिटिश पारिस्थितिकविद है नॉर्मन मेयर्स। इन्होंने क्या दिया? वर्तमान में विश्व में 34 हॉटस्पॉट है ये वर्तमान इसके अनुसार ही। तो विश्व में ऐसे स्थल जहाँ किसी प्राणी या फिर वनस्पति की अधिकता हो या निरंतर घट रही दुर्लभ प्रजातियां हो, जैव विविधता के उस स्थल बिंदु को तप्त स्थल कहा जाता है। ये इसकी परिभाषाएं, इस प्रकार से हम परिभाषित इसको कर देंगे। और किसी क्षेत्र को तप्त स्थल घोषित करना है तो उसके लिए 2 शर्तें होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानबद्ध जो एंडेमिक प्रजातियां हैं वो 0.5% से अधिक हों, या ये प्रतिशत में तो 0.5% अधिक हो, या फिर संख्या में 1500 से अधिक हो, तो वो प्रजातियां उपस्थित होनी चाहिए उस स्थान में। और दूसरा, उस स्थान के मूल आवास का 70% जो है उड़ चुका हो, यानी मानव गतिविधियों से उस क्षेत्र का अस्तित्व को जो है खतरा उत्पन्न हो गया हो। तो ऐसे ये 2 बिंदु हैं, 2 शर्तें हैं, उसके आधार पर तप्त स्थल घोषित किया जाता है। और भारत में ऐसे जो तप्त स्थल है वो 2 हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट।
जैव विविधता का आर्थिक, औषधीय, पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महत्व है। ये अलग अलग महत्व हम देख लेंगे। आर्थिक महत्व किस प्रकार से है, औषधीय महत्व किस प्रकार से, पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जो है ये महत्व हम देखेंगे। मुख्य रूप से आर्थिक, औषधीय और पर्यावरणीय हम उसमें देख लेंगे। तो आर्थिक रूप से जो जैव विविधता वो किस प्रकार से है, रोजगार प्रदान करने संबंधी। औषधीय रूप में कई प्रकार की औषधियाँ जो है वो वन्य जीवन से हमें मिलती है, जैव विविधता के क्षेत्र में मिलती है। इसी प्रकार पर्यावरणीय महत्व यह है कि पर्यावरण में ये संतुलन जो है जैव विविधता का बना रहता है, अस्तित्व आता है। तो ये सारे के सारे महत्व हम उसमें देख लेंगे। रेड डाटा बुक ये पूछा जाता है काफ़ी बार। तो ये क्या है, वर्ष 1968 में गठित विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN, इस नामक संस्था ने 4 वर्षों तक विश्व के विभिन्न पादपों और जंतुओं का अध्ययन करके 1972 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया था जिसका नाम रेड डाटा बुक है। तो ये एक पुस्तक है जिसका जो डाटा है इसका संकलन किया था IUCN ने, और इसमें विभिन्न पादपों जंतुओं का जो अध्ययन है उससे संबंधित डाटा है। और इस रेड डाटा बुक में जो विलुप्ति के कगार पर और विलुप्त हो चुके जो वन्य जीव या जीव जंतु है जितने भी, उनका संकलन इसमें किया गया है। रेड डाटा बुक में लुप्त हो रही प्रजातियाँ, उसके आवास और उसकी संख्या आदि का विवरण है। विलुप्त प्रजातियाँ कौन है, ऐसी प्रजातियाँ जो अभी विश्व में कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं मिलती है वो होती है विलुप्त प्रजातियाँ। इसके उदाहरण कौन से, जैसे डोडो पक्षी है, डायनासोर है, राइनिया पादप है, ये सारे विलुप्त हो चुके हैं। तो इसको कहते हैं विलुप्त प्रजातियाँ। संकटग्रस्त प्रजातियाँ, तो ऐसी प्रजातियाँ जो विलुप्त होने के कगार पर हैं तथा जिनका यदि संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र ही विलुप्त हो जाएंगी। संकटग्रस्त यानी विलुप्ति के जो कगार पर है वो प्रजातियाँ। इसमें कौन सी है, चीता है, बाघ है, बगेरा, जिंको बाइलोबा है, सर्पगंधा है, गेंडा है, ये इसके उदाहरण है संकटग्रस्त प्रजातियों के। ये पूछा जाता है विलुप्त प्रजातियाँ कौन सी है या फिर कौन सी होती हैं, संकटग्रस्त प्रजातियाँ ये कौन सी होती हैं या इसके उदाहरण कौन से हैं, इस तरह से। जैव विविधता पर जो संकट है वो किस प्रकार से है, तो वर्तमान में जैव विविधता पर प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने का, प्राकृतिक आवास विखंडन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, कृषि व वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण तथा अंधविश्वास व अज्ञानता के कारण संकट उत्पन्न हो गया है जैव विविधता पर। तो ये कारण होंगे कि जैव विविधता पर संकट किस कारणों से आ रहे हैं, किन कारणों से जैव विविधता संकट में आ गई है, और जब संकट आ गया तो इसके संरक्षण के प्रयास किस प्रकार से किए जा सकते हैं। तो इसमें है कि जैव विविधता संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। 1968 में विश्व प्राकृतिक संघ जो IUCN का वो गठन हुआ था। इस संघ ने रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया। IUCN ने जीव प्रजातियों को संरक्षण की दृष्टि से 5 समवर्गों में विभक्त किया था। IUCN ने इसको 5 वर्गों में विभक्त किया था। क्या क्या था, विलुप्त प्रजातियाँ, संकटग्रस्त प्रजातियाँ, अति संवेदनशील प्रजातियाँ, दुर्लभ प्रजातियाँ और अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियाँ। केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार ने 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया था। इस एक्ट में त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, राज्यों में जैव विविधता बोर्ड है और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंध समितियाँ ये जो इसके अंतर्गत बनेगी। वर्ष 2009 में गांगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो घोषित किया गया था। जो डॉल्फिन पाई जाती है गंगा नदी में उसको कहते हैं गांगे डॉल्फिन। जैव विविधता संरक्षण से तात्पर्य ऐसे प्रयासों से हैं जिनसे जीन्स, प्रजाति, आवास तथा पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण हो। वर्तमान में जैव विविधता का संरक्षण स्वस्थानीय और बहिस्थानीय प्रकार से किया जाता है। स्वस्थानीय जो संरक्षण है वो क्या है कि जीवों का जो संरक्षण है उनके प्राकृतिक आवासों में ही करना, और बहिस्थानीय का मतलब है कि प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो बहिस्थानीय उन प्राणियों का संरक्षण किया जाता है जिनके स्वस्थानीय यानी कि उनके प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण संभव नहीं है, उनको फिर उसके बाह्य प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। जबकि जिनके प्राकृतिक आवास जो है उसमें कोई नष्टीकरण या विखंडन नहीं हुआ है तो ऐसे में उनको स्वस्थानीय में इसका संरक्षण किया जाता है। कुछ ये फुल फॉर्म्स है वो हम याद कर लेंगे। IUCN जैसे है तो इसका क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
साइट्स है, इसको कहते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन द एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उन पर ट्रेड जो है उस पर कन्वेंशन था ये साइट्स। CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और NBA यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इस प्रकार ये जो है पूरा का पूरा चैप्टर जो है नए सिलेबस के अनुसार जो है वो पूरा हो जाता है विज्ञान का 19 तक। और मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लगभग हर बिंदु को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है, और फिर भी इस पर किसी प्रकार की कोई आपको और भी पूछना है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स के माध्यम में बताएं, ताकि अगला वीडियो अगर गणित का आपको आवश्यकता है तो इस प्रकार से एक शॉर्ट वीडियो मैं पूरा का पूरा बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।